अध्याय 131 आश्चर्यजनक टिप्पणी। रोहन मल्होत्रा का लाल परिवार के यहाँ दौरा मेजबान और मेहमान दोनों के लिए उत्साहपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। चंद्र जैन और उनके बेटे के साथ छोटा सा वाकया किसी के मूड को प्रभावित नहीं कर सका। अंत में यह अभी भी जयचंद्रा था जो ड्राइवर के साथ रोहन मल्होत्रा और वैशाली खन्ना को उनके अपार्टमेंट तक वापस ले गया। जब तक वे वापस लौटे तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुए और दरवाजे पर एक दूसरे को शुभरात्रि दी। यह मत भूलो, इस बार तुम मुझ पर 1 महीने के नाश्ते का कर्जदार हो। अपने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले रोहन मल्होत्रा ने वैशाली खन्ना को याद दिलाना नहीं भूला। वैशाली खन्ना ने एक आकर्षक मुस्कान दी। उनका चेहरा नशे में चूर और चंचल रूप से प्यारा था और जैसे ही वे मुड़ी, उन्होंने कहा, हर बार जब मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, ऐसा लगता है कि अगर तुम हारते हो तो मुझे वास्तव में कुछ मिलता नहीं। यह उचित नहीं है, तो इस बार गिनती नहीं होगी। किसी और दिन हम एक निष्पक्ष रीमैच करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? शर्त को सम्मान देना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। रोहन मल्होत्रा को अभी मुंह खोलकर उपदेश देने का मौका भी नहीं मिला था जब वैशाली खन्ना चतुराई से अपने दरवाजे में घुस गईं और इसके बाद ये एकदम से बंद हो गया। आह हाय, अगली बार जब मैं जाल बिछाऊं तो मुझे यह उनके सामने नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी लड़की थी और अब वह बिगड़ना सीख गई है। रोहन मल्होत्रा ने गहरी सांस लेते हुए अपने दरवाजे को धक्का देकर घर जाने के लिए कहा। पास के दरवाजे पर वैशाली खन्ना हंस रही थी, दरवाजे पर टिकी हुई रोहन मल्होत्रा के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुनकर और उन्हें मजेदार पाकर। इस बार उन्होंने आखिरकार रोहन मल्होत्रा को निराश किया था। कल के नाश्ते के लिए क्या मुझे इसे बदल देना चाहिए? मैंने कमोबेश उनके स्वाद का अंदाजा लगा लिया है, वैशाली खन्ना ने अपने आप से सोचा। अगले कुछ दिनों में रोहन मल्होत्रा को वैशाली खन्ना से अलग अलग नाश्ते मिले। कभी यह कुछ छोटे व्यंजनों के साथ नूडल्स का कटोरा होता तो कभी पौष्टिक दलिया का कटोरा होता जिसमें हस्तनिर्मित छोटे भरे हुए बंस, फूल रोल्स और अचार होते। रोहन मल्होत्रा को सुखद आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक व्यंजन उनके स्वाद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था, जो उनके दिल को गर्म करता था और उन्हें एक मधुर स्नेह का एहसास कराता था। अपने उत्साह के साथ रोहन मल्होत्रा मेहनत करना चाहता था, अंक कमाना चाहता था और स्तर बढ़ाना चाहता था। हालांकि उन्हें पता चला कि उनके लिए कोई काम नहीं था। चंद्र दयाल, जो काम का दीवाना था, परियोजना के 90% से अधिक मुद्दों को पूरी तरह से संभाल सकता था। और पिछले इन्वेंट्री गिनती और डेटाबेस पुनर्गठन की घटना के बाद परियोजना पर सभी लोग अधिक अनुशासित हो गए थे, जिसमें टालमटोल, काम से बचना और बहसबाजी काफी कम हो गई थी। बेशक कुछ मौके ऐसे थे जब चंद्र दयाल को कुछ असहयोगी लोगों का सामना करना पड़ता था। एक बार उन्होंने चंद्र दयाल को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने मौके पर ही फटकार लगाई, अगर तुम लोग इस तरह जारी रखोगे तो मैं इसे और नहीं संभालूंगा। जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया था उन्होंने बस उन्हें, हमें परवाह नहीं कि तुम इसे संभालते हो या नहीं, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो, के भाव के साथ देखा। मैं प्रबंधक रोहन को इसे संभालने दूंगा। चंद्र दयाल ने इन शब्दों के साथ उन्हें छोड़ दिया और मुड़कर चले गए। नतीजतन उन लोगों ने वास्तव में उसी दिन उनके कार्यालय में उनसे माफी मांगी और उम्मीदों से परे कार्यों को पूरा करने के लिए ओवरटाइम किया। ये तरकीब वाकई काम कर गई। चंद्र दयाल उत्साहित हो गए और इस तुरुप के पत्ते का पूरी तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। नतीजतन जब रोहन मल्होत्रा ने चंद्र दयाल से कुछ चुनौतीपूर्ण काम की तलाश की तो चंद्र दयाल ने बस अपना सिर खींच लिया। अब कोई समस्याएं कहाँ बची थीं? अब तक पूरी परियोजना समय से आधा महीना आगे थी। वे 10 दिन से अधिक आगे थे। अचानक रोहन मल्होत्रा उदास महसूस करने लगे। क्या ये हो सकता है कि मुझे प्रबंधक स्तर पर प्रगति करना बंद कर देना है? रोहन मल्होत्रा परेशान थे। कई दिन बाद सेंट्री निर्माण के मुख्यालय के मुख्य सम्मेलन कक्ष में एक प्रगति रिपोर्ट बैठक हो रही थी। यह एक मासिक कार्य रिपोर्ट बैठक थी जिसमें सेंट्री निर्माण के तहत सभी परियोजनाओं के प्रमुखों को भाग लेना आवश्यक था। चंद्र दयाल ने तारा चौक का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआत में चंद्र दयाल ने रोहन मल्होत्रा को आने का इरादा किया था, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने जोर देकर मना कर दिया। पहले उनके पास शायद ही कुछ था जो उन्होंने खुद संभाला था, इसलिए उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। दूसरे, ये बैठक दिन के अधिकांश समय तक चलती थी, लंबी और उबाऊ, और यह केवल जीवन की बर्बादी थी। रोहन मल्होत्रा पहले ही पिछले कुछ दिनों से कुछ न करने से परेशान थे और उन्हें और भी कम रुचि थी इसमें भाग लेने की। इसलिए अंत में यह अभी भी चंद्र दयाल ही थे जो आए। हमेशा की तरह प्रत्येक परियोजना के प्रभारी व्यक्ति ने पहले बोला, फिर विनय गुप्ता और विकास यादव की टिप्पणियां आईं। जब चंद्र दयाल की बारी आई तो कई अन्य परियोजना प्रबंधकों की नजरें टिमटिमाईं। हाल ही में तारा चौक ने कुछ बड़ी लहरें बनाई थीं। सूरज, जो प्रभारी था, ने इस्तीफा दे दिया और चला गया। उप परियोजना प्रबंधक पागल हो गया और इससे भी ज्यादा, गुरु सुरेंद्र कायस्थ ने जिला महापौर के साथ दौरा किया और यहां तक कि रिबन कटिंग समारोह करने का वादा किया।
इन सभी घटनाओं ने परियोजना की प्रतिष्ठा के साथ सभी को अत्यधिक रुचि दी। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुपके से हंसी रोक रहे थे, किसी भी दुर्भाग्य पर हंसने के लिए तैयार। जितनी अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उतना ही समय और प्रयास मोड़ना पड़ता है, और यह काम की प्रगति को कैसे प्रभावित नहीं करेगा। चंद्र दयाल के सामने बैठा एक छोटा और मोटा मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसका सिर थोड़ा गंजा था, जिसने पहले से ही चर्चा शुरू कर दी। मैं कहता हूँ, चंद्र, तुम्हारी परियोजना में काफी हलचल मची है, इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। काम की प्रगति कैसी चल रही है? कोई देरी? छोटा, मोटा और गंजा ने एक ऐसी मुस्कान के साथ पूछा जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। ये व्यक्ति मूल रूप से तारा चौक में परियोजना प्रबंधक बनने वाला था, लेकिन क्योंकि विनय गुप्ता ने चंद्र दयाल की जोरदार सिफारिश की थी, वह केवल एक मुश्किल से जीवित परियोजना का नेतृत्व कर सकता था, स्वाभाविक रूप से पेट भर गुस्सा पालते हुए। विनय गुप्ता को अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत न करते हुए उसने हमेशा चंद्र दयाल को निशाना बनाया था। चंद्र दयाल भी इस व्यक्ति से अत्यधिक परेशान थे, हमेशा ठंडे ढंग से जवाब देते थे। लेकिन इस बार चंद्र दयाल पूरी तरह से मुस्कुरा रहे थे, न केवल बेपरवाह बल्कि खुश भी थे कि दूसरे ने यह विषय उठाया था। वह बस रिपोर्ट करने का अवसर ढूंढ रहे थे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, विकास। मुझे हमारी परियोजना की प्रगति के बारे में सभी को बताने दो। चंद्र दयाल स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, उनकी सामान्य उदासी साफ हो गई थी, और उन्होंने पूरे 20 मिनट तक बिना रुके उत्साह के साथ रिपोर्ट दी। तारा चौक की वर्तमान स्थिति को सुनकर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि विनय गुप्ता को भी यह अविश्वसनीय लगा। ये काम कैसे हुआ? प्रगति वास्तव में समय से आधा महीना आगे थी। पिछली बार बार समस्याएं थीं, गति धीमी थी। वह विकास स्तब्ध रह गया, उनकी तुलना में ऐसा लगता था कि उनकी टीम ही सुस्त और औसत थी। क्या तुम गंभीर हो? ये सिर्फ डींगे हाँकना तो नहीं है ना? क्या ये वाकई इतना तेज हो सकता है? प्रबंधक विकास ने खुद को रोक न पाकर पूछा। इस सवाल को सुनकर सभी ने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा। जो लोग चंद्र दयाल के चरित्र को जानते थे वे समझते थे कि चंद्र चालाक थे। वह 5 हिस्सों का काम करते थे लेकिन केवल 3 का दावा करते थे। अगर वह इस तरह बोलने की हिम्मत करते थे तो वास्तविकता न केवल वैसी थी जैसी उन्होंने वर्णन की थी, बल्कि उससे भी बेहतर होनी चाहिए। मैं आपको साइट पर निरीक्षण करने के लिए स्वागत करता हूं। अगर कोई भी हिस्सा मेरे शब्दों से मेल नहीं खाता तो आप मुझे सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मार सकते हैं। चंद्र दयाल ने गर्व से बोला। मजाक छोड़िए, क्या आप समझ सकते हैं कि रोहन मल्होत्रा की भयानक प्रतिष्ठा का उपयोग करना कितना प्रभावी था? अब काम करना वास्तव में बहुत आसान था। विकास भी चंद्र दयाल को अच्छी तरह जानता था और चुप रहा, सिर झुकाए। इस बार उसे वाकई घमंड करने का मौका मिला था। चंद्र दयाल को आराम महसूस हुआ। बुरा नहीं। रिपोर्ट सुनने के बाद विनय गुप्ता भी प्रसन्न थे और विनम्रता से श्रीमती विकास को बोलने का मौका दिया। श्रीमती विकास, कृपया हमें अपनी टिप्पणियां दें। श्रीमती विकास ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है प्रबंधक चंद्र, आपने अच्छा काम किया है। मुझे विश्वास है कि वास्तविक स्थिति और भी बेहतर है। श्रीमती विकास ने वास्तव में प्रशंसा की। चंद्र दयाल को और भी गर्व महसूस हुआ। हालांकि ये परियोजना हमारी पूरी कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब उद्घाटन नजदीक है। हम बिना साइट पर किसी नेता के आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने तारा चौक पर तुरंत रहने का फैसला किया है। मुख्यालय के सभी मामलों को मैं अस्थायी रूप से श्री विनय को सौंप दूंगा। चंद्र दयाल की मुस्कान अभी भी उनके चेहरे पर थी लेकिन वहां जम गई थी। श्रीमती विकास की आकस्मिक टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया। सभी स्तब्ध रह गए, यहां तक कि विनय गुप्ता भी हैरान रह गए। श्रीमती विकास, वह साइट पर रहने जा रहे हैं। अध्याय 132, उप महाप्रबंधक हवाई मार्ग से आते हैं। श्रीमती विकास, आप परियोजना स्थल पर तैनात होने जा रही हैं। विनय गुप्ता आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सके। सभी के सामने पहली बार उनका आमतौर पर शांत और स्थिर चेहरा अविश्वास का हल्का सा भाव दिखा रहा था। क्या विकास यादव ने गलत दवा ले ली थी, या वह कोई नीच योजना बना रही थी? प्रत्येक पक्ष खुलेआम और गुप्त रूप से प्रभुत्व के लिए लड़ता था। मुख्य कार्यालय में हर कार्रवाई एक रणनीतिक खेल की तरह थी। बड़े मुद्दों से लेकर छोटी छोटी बातों तक, और यहां तक कि कर्मियों की व्यवस्था तक, सब कुछ प्रतियोगिता का हिस्सा था। शतरंज के खेल में सेनापतियों और मार्शलों की तरह। हालांकि विनय गुप्ता नुकसान में थे, उन्होंने हर संभव प्रयास करके सक्षम व्यक्तियों का चयन किया था और हर कार्य में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर थे। इससे वे विकास यादव के साथ बराबरी पर खड़े हो सके। अगर विकास यादव चली गईं, तो वह, विनय गुप्ता, निश्चित रूप से भारी लाभ प्राप्त कर लेंगे। और यह स्वीकार्य था। इसके अलावा विकास यादव वास्तव में स्वेच्छा से अपनी शक्ति छोड़ रही थी। यहां तक कि विनय गुप्ता भी हैरान थे और एक पल के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल पा रहे थे। ये सही है, विकास यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये तथाकथित शक्तियां उनकी नजरों में महत्वहीन थीं।
पिछली लड़ाइयां केवल विनय गुप्ता को प्रतिबद्ध करने और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए थीं। उन्हें विश्वास था कि एक बार जब वह चली जाएंगी, विनय गुप्ता निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तुम चालाक हो सकते हो, लेकिन तुम हमारे हाथों में केवल एक मोहरा हो। सोचने पर मुझे रोहन मल्होत्रा के साथ उस शानदार चाल के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, जिसने मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका दिया। विकास यादव ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। मौजूद लोगों में उप महाप्रबंधक विकास यादव के गुट के लोग स्तब्ध थे और कुछ चिल्लाए बिना नहीं रह सके। श्रीमती विकास, आप साइट पर नहीं जा सकती। सही कहा, मुख्य कार्यालय में कई मामले हैं जिनके बिना आप नहीं चल सकते। अगर आप चली गईं, तो तारा चौक महत्वपूर्ण है, बेशक, लेकिन यह एकमात्र परियोजना नहीं है। हमें भी आपकी जरूरत है। बातचीत तेजी से और अधिक अराजक हो गई। चंद्र दयाल कुछ घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने विकास यादव को देखा और फिर विनय गुप्ता की ओर। स्वाभाविक रूप से वह सबसे कम चाहते थे कि विकास यादव तारा चौक पर जाएं। विनय गुप्ता के सहयोगी के रूप में वह लक्ष्मण मिश्रा के खिलाफ, जो विकास यादव द्वारा समर्थित था, नुकसान में रहे थे। इतने लंबे समय तक दबाए जाने के बाद अब विकास यादव का सीधे सामना करना, क्या वह जीवित भी रह पाएंगे? श्रीमती विकास, हमारी परियोजना वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही है। नहीं, यह असाधारण रूप से अच्छी तरह चल रही है। इसके अलावा हम मुख्यालय के इतने करीब हैं कि कोई भी समस्या एक फोन कॉल से हल हो सकती है, या मैं व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने के लिए दौड़ सकता हूं। वास्तव में आपके लिए वहां व्यक्तिगत रूप से तैनात होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चंद्र दयाल ने अनिच्छा से कहा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए। वह समय समय पर विनय गुप्ता की ओर देख रहे थे। इस समय केवल वही थे जो विकास यादव को रोक सकते थे। विनय गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, गहरे विचार में डूबे हुए। अगर विकास यादव ने ये घोषणा कर दी थी, तो इसका मतलब था कि वह दृढ़ थी और उन्हें मनाया नहीं जा सकता था। विनय गुप्ता को उन्हें समझाने का कोई भ्रम नहीं था। इसके अलावा एक बार जब विकास यादव चली जाएंगी, वह मुख्य कार्यालय को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते थे। यह उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। जब विकास यादव लौटेंगी, आदेश बहाल करने की कोशिश निश्चित रूप से उनकी कीमत चुकाएगी। यह एक व्यापारिक सौदे की तरह था और वर्तमान दृष्टिकोण से विनय गुप्ता को लाभ होने की गारंटी थी। लेकिन विकास यादव तारा चौक पर क्या करने की योजना बना रही थी? यह एक विचार करने योग्य सवाल था। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण से देखें तो केवल दो परिणाम संभव थे, या तो वह चाहती थी कि परियोजना सफल हो या असफल हो। अगर वह इसे सफल बनाना चाहती थी, तो विनय गुप्ता स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि विकास यादव इतनी मूर्ख होंगी। क्या वास्तव में वह चाहती थी कि वह, विनय गुप्ता, उच्च प्रदर्शन हासिल करे, पदोन्नति प्राप्त करे और महाप्रबंधक की स्थिति छोड़ दे? असंभाव्य। वैकल्पिक रूप से, विकास यादव नहीं चाहती थी कि परियोजना सफल हो। अतीत में विनय गुप्ता ने अपनी भविष्य की करियर की सहायता के लिए इस परियोजना पर अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थीं। वह विकास यादव को तारा चौक जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करते। लेकिन अब चीजें अलग थीं। तारा चौक पर वह व्यक्ति था, रोहन मल्होत्रा। उनके वहां होने से परियोजना की गारंटी थी। क्या विकास यादव सोचती थी कि वह हलचल मचा सकती हैं? चाहे तो वह हंगामा कर लें। थोड़ा सोचने के बाद विनय गुप्ता मुस्कुराए। श्री विनय, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? बिल्कुल, विकास यादव ने पुष्टि की। उस स्थिति में तो मैं उप महाप्रबंधक विकास यादव के निर्णय का सम्मान करता हूं। बाद में कृपया अपने वर्तमान कार्य मुझे सौंप दें, विनय गुप्ता मुस्कुराते हुए बोले। जैसे ही विकास यादव सहमत हो जाएंगी, तो विनय गुप्ता सभी के सामने उनकी सत्ता हथिया लेंगे। सभी तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उप महाप्रबंधक विकास यादव ने कहा था कि वह अपने कर्तव्यों को हस्तांतरित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं, है ना? इसके अलावा देरी करने के लिए अनगिनत कारण और बहाने थे। निश्चित रूप से विकास यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। सभी हैरान और अवाक रह गए, यहां तक कि विनय गुप्ता ने भी नहीं सोचा था कि विकास यादव इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगी। परिवर्तन की हवा चल रही थी। इस समय विकास यादव को आराम महसूस हो रहा था। यह ऐसा था जैसे वह बंधनों को उतार रही हों। बस इस आखिरी मुद्दे को संभालने के बाद वह नई ऊंचाइयों तक उड़ान भरेंगी। इसके विपरीत मौजूद लोगों में से आधे के चेहरे पर उदास भाव थे। चंद्र दयाल आंसुओं के कगार पर थे। मूल रूप से वह रिपोर्ट करने आए थे और सभी के सामने प्रमुखता से दिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें एक उप महाप्रबंधक को अपने साथ वापस ले जाना होगा और उन्हें राजा की तरह व्यवहार करना होगा। चंद्र दयाल के दिल में कड़वाहट थी और वह चुपके से विनय गुप्ता से नाराज थे। श्री विनय, सहमति देकर आप मुझे मार रहे हैं। विकास यादव अपने रैंक, समर्थन और शक्ति के साथ उतरी थी। क्या मैं उनके साथ मुकाबला कर सकता था? एक गलत कदम और मैं खत्म हो सकता था, और भले ही आप मदद करना चाहें, आप मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत दूर होंगे। चंद्र दयाल की आंखें उदास और निराशाजनक भाव से भरी थीं।
बैठक समाप्त हो गई। लोगों की भावनाएं मृत जैसी से लेकर अति उत्साहित तक थीं, और कुछ चुपके से विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें अपनी निष्ठा बदलने की पहल करनी चाहिए। इस बैठक के बाद विनय गुप्ता अन्य मामलों के लिए एक पल भी नहीं बचा पाएंगे, और यह विकास यादव के अपनी शक्ति छोड़ने के उद्देश्यों में से एक था। चंद्र दयाल परियोजना स्थल पर जल्दबाजी में वापस नहीं गए। वह उप महाप्रबंधक विकास यादव के हस्तांतरण पूरा होने की प्रतीक्षा करना चाहते थे ताकि इस पूर्वज को अपने साथ वापस ले जा सकें। अकेले में चंद्र दयाल सांस छोड़ते हुए और चिंता का भाव लिए नहीं रह सके। यहां तक कि उनकी बहन रिसेप्शनिस्ट चेतना दयाल द्वारा लाई गई बेहतरीन चाय भी उन्हें एक घूंट लेने के लिए लुभा नहीं सकी। प्रबंधक चंद्र, चलिए, विकास यादव अंततः प्रकट हुई, अपने साथ एक निजी सहायक लाते हुए और चंद्र दयाल को इशारा करते हुए। हालांकि चंद्र दयाल के अंदर कड़वाहट थी, उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की, अभी भी उत्साहपूर्वक मुस्कुराते हुए। भविष्य में मुझे प्रबंधक चंद्र से मेरे काम में बहुत सहयोग की आवश्यकता होगी, विकास यादव ने आधी मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसा बयान जो मूल रूप से एक मजाक था। उन्हें अभी भी सहयोग की आवश्यकता थी। बेशक, बेशक, श्रीमती विकास के जो भी निर्देश होंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे मेरी पूरी क्षमता से पूरे हों, चंद्र दयाल ने सम्मानपूर्वक कहा। परियोजना विभाग की ओर वापस ड्राइव करते समय चंद्र दयाल ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से उप महाप्रबंधक विकास यादव को दी गई कार को देखा। उनका चेहरा कड़वा था। ऐसा लगता था कि परियोजना स्थल पर संघर्ष की आंधी आने वाली थी। वे परियोजना स्थल पर पहुंचे। चंद्र दयाल का इरादा था कि इस मास्टर उप महाप्रबंधक विकास यादव को उनका अपना कार्यालय दे दें। सबसे अच्छा कार्यालय स्वाभाविक रूप से उनका, चंद्र दयाल का, था, जिसे छोड़ना उचित था। प्रबंधक रोहन मल्होत्रा, कार्यालय कहाँ है? विकास यादव ने अचानक पूछा। चंद्र दयाल चौंक गए, लेकिन जल्दी से मुस्कुराए और इशारा किया, वहां पर। कृपया मेरे कार्यालय में थोड़ा आराम करें और मैं उन्हें तुरंत बुलाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, उप महाप्रबंधक विकास यादव ने उदासीनता से कहा। रोहन मल्होत्रा के कार्यालय की ओर बढ़ते हुए उनका सहायक उनके पीछे पीछे चल रहा था। चंद्र दयाल चौंक गए और उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह पीछे चलें। इस समय रोहन मल्होत्रा अपने कार्यालय में बेकार बैठे थे, अपने कंप्यूटर पर हाल की सारांश देख रहे थे। अचानक उनके कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। रोहन मल्होत्रा ने ऊपर देखा और चौंक गए। यह विकास यादव थीं। विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा की ओर नहीं देखा, उनकी नज़र ठंडी थी और उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। यह अच्छा है, मैं इसे ले लूंगी। अध्याय 133, एक बातचीत। उप महाप्रबंधक विकास यादव। रोहन मल्होत्रा आश्चर्य से खड़े हो गए। विकास यादव का अचानक आगमन, ये दावा करते हुए कि उन्हें उनका कार्यालय पसंद आया और वे इसे अपने लिए चाहती थीं। विकास यादव कार्यालय के साथ क्या चाहती थीं, ये तो छोड़िए, केवल ये सार्वजनिक रवैया ही एक स्पष्ट संकेत था, एक बुरे इरादे का अग्रदूत। चंद्र दयाल ने सूक्ष्म रूप से रोहन मल्होत्रा को एक अर्थपूर्ण नज़र देने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट रूप से सूक्ष्म संवाद चंद्र दयाल की विशेषता नहीं थी। रोहन मल्होत्रा को यह समझ नहीं आया। प्रबंधक रोहन, मैं आपसे निजी तौर पर बात करना चाहूंगी। विकास यादव, कुछ भांपते हुए, चंद्र दयाल को एक नकली मुस्कान दी और अपने निजी सहायक को इशारा किया कि वह सभी को बाहर ले जाए, जिसमें चंद्र दयाल भी शामिल थे। सहायक ने तुरंत संदेश समझ लिया, दूसरों को बाहर ले गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ निजी बातचीत। रोहन मल्होत्रा ने दरवाजे की ओर देखा, फिर अपनी नज़र विकास यादव पर केंद्रित की। रोहन मल्होत्रा की नज़रों में वह वास्तव में विकास यादव के दुश्मन नहीं थे, कभी नहीं थे। विनय विकास विवाद में उनकी भागीदारी पूरी तरह से एक गलतफहमी थी। इस गलतफहमी का प्रारंभकर्ता विनय गुप्ता को हाल ही में रोहन मल्होत्रा ने हर्षित बंसल के मामले में काफी प्रयास करने के लिए मजबूर किया था, जिसे कुछ ब्याज की वसूली माना जा सकता था। रोहन मल्होत्रा ने कभी भी विकास यादव को गलतफहमी समझाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जरूरी नहीं था। बाद में, जैसे ही विजया कुरियन ने इस्तीफा दे दिया और लक्ष्मण मिश्रा पागल हो गए, उनकी गलतफहमियां और गहरी हो गईं। लेकिन रोहन मल्होत्रा की पहचान के कारण विकास यादव ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बजाय, जैसे ही गुरु सुरेंद्र और जिला प्रमुख विश्वजीत राव रोहन मल्होत्रा के करीब आए, विकास यादव का उनके प्रति रवैया और अधिक विनम्र हो गया। विकास यादव को रोहन मल्होत्रा के दिमाग में अपेक्षाकृत अच्छी रोशनी में देखा जाता था, विनय गुप्ता की तुलना में, जो बहुत चालाक थे और जिनके साथ सावधानीपूर्वक सोच की आवश्यकता थी। विकास यादव अलग थीं। विकास यादव मुखर थीं, लेकिन स्पष्ट और सीधी थीं। रोहन मल्होत्रा को विकास यादव जैसे स्वभाव के लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद था। जैसे कि अब, विकास यादव स्पष्ट रूप से यहां परेशानी करने आई थीं। हालांकि, रोहन मल्होत्रा उत्सुक थे। उप महाप्रबंधक विकास यादव के इतनी अचानक उनके लिए परेशानी करने का कारण या तर्क क्या हो सकता था? प्रबंधक रोहन शायद नहीं जानते, लेकिन आज से, मैं इस परियोजना में शामिल हो रही हूं, जब तक उद्घाटन समारोह समाप्त नहीं हो जाता।
विकास यादव ने अपनी हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां शेल्फ पर रखी किताबों पर फिसल रही थीं। अपनी उंगलियों पर धूल की जांच करके और कोई धूल न पाकर वह काफी संतुष्ट दिखीं और उन्हें हिलाया। मुझे एक कार्यालय चाहिए और यह अच्छा है। मैं इसे ले लूंगी। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। प्रबंधक चंद्र का कार्यालय बड़ा और अधिक आरामदायक है, लेकिन चून की श्रीमती विकास को ये पसंद है, कृपया इसे ले लें। रोहन मल्होत्रा उदासीन थे। आखिरकार उनके पास यहाँ जमने का समय नहीं था और यहाँ उनकी ज्यादा चीजें नहीं थीं। विकास यादव ने सिर हिलाया। अच्छा, तो आपको बाहर जाना चाहिए। बेशक, यह उचित नहीं है कि आपके पास एक प्रबंधक होने के नाते कार्यालय स्थान न हो। लॉजिस्टिक्स विभाग के बगल वाला कमरा एक स्टोर रूम है, साफ करने के बाद काफी विशाल है। आप वहां जा सकते हैं। सीधे स्टोर रूम में भेज दिया। रोहन मल्होत्रा ने फिर से मुस्कुराया, पूरी तरह से बेपरवाह। उनके चेहरे का भाव विकास यादव की नजरों में आया, जिन्होंने उनकी नजरों में एक क्षणिक छाया देखी। घोंसला हड़पना, यह एक परीक्षा थी। चंद्र जैन ने विकास यादव को बताया था कि रोहन मल्होत्रा निरीक्षण टीम से नहीं थे, लेकिन विकास यादव का एक हिस्सा अभी भी आश्वस्त नहीं था। अगर रोहन मल्होत्रा वास्तव में निरीक्षण टीम के सदस्य थे और उनकी पहचान उजागर हो गई थी, तो क्या वह वास्तव में इस तरह के अपमान को सहन कर सकते थे? निश्चित रूप से, वह अपनी वास्तविक पहचान को साबित करने के लिए किसी प्रकार का सबूत दिखाते। जब तक रोहन मल्होत्रा का पूरा व्यक्तित्व एक छलावा न हो। रोहन मल्होत्रा को बिना शर्त समर्पण करते देख, बिना एक शब्द के विरोध के, विकास यादव को चंद्र जैन की अटकलों पर विश्वास होने लगा। ये रोहन मल्होत्रा वास्तव में निरीक्षण टीम से नहीं था। अच्छा किया, विनय गुप्ता, क्या चतुर चाल। शुरू से ही एक रास्ता बिछाने के लिए इस युवक को नदी पार करने वाली एक जबरदस्त शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देना। यहां तक कि गुरु सुरेंद्र का पक्ष लेने के लिए उनके लिए अवसर बनाना। विकास यादव ने चुपके से विनय गुप्ता को एक चालाक बूढ़ा लोमड़ कहा, फिर भी वह उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। रणनीति के मामले में विनय गुप्ता उनसे बेहतर थे। रोहन मल्होत्रा और लाल परिवार के रिश्ते के बारे में चंद्र जैन ने समझाया था कि रोहन मल्होत्रा केवल मिस ललिता के सहपाठी थे। हालांकि यह आश्चर्यजनक था, लेकिन इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ही विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा को फिर से देखा, उनकी आंखों में पहले की सावधानी और मित्रता की कमी थी। अपने पहले दिन यहां तैनात होने पर उप महाप्रबंधक विकास यादव ने पहले ही एक जगह चुन ली है, बधाई हो। मैं अभी जाकर लॉजिस्टिक्स से जगह साफ करवाता हूं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने की तैयारी करते हुए। विकास यादव के आने से वह जरा भी नाराज नहीं थे, खासकर जब ये स्पष्ट था कि वह उनके लिए परेशानी करने आई थी। इसके बजाय रोहन मल्होत्रा काफी प्रसन्न थे। उप महाप्रबंधक विकास यादव यहां परेशानी करने कैसे आ सकती थी? स्पष्ट रूप से, वह उनके लिए स्तर बढ़ाने के लिए अंक देने आई थी। जल्दी मत करो, चलो बात करते हैं, विकास यादव ने कहा, रोहन मल्होत्रा का जायजा लेते हुए। यहां तक कि विनय गुप्ता के पीछे से काम करने के बावजूद इस युवक ने किसी भी युवा प्रतिभा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था, जितना विकास यादव ने कभी देखा था। कितना अफसोस, मोती को सुअरों के सामने फेंकना। विकास यादव ने अफसोस जताया। आप बोल सकती हैं, रोहन मल्होत्रा ने कहा। क्या आप वही हैं जिन्हें विनय गुप्ता ने समूह की निरीक्षण टीम के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था? विकास यादव ने अचानक चुनौती दी। सीधे मुद्दे पर। रोहन मल्होत्रा शांत रहे और हंसे। अगर आप कहती हैं कि मैं हूं, तो मैं हूं। अगर आप कहती हैं कि मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं। क्या ये स्वीकारोक्ति थी? विकास यादव ने हल्के से सिर हिलाया। केवल उस अटल संयम के लिए इस लड़के ने उनका सम्मान हासिल किया था। दुर्भाग्यवश, अंततः, वह हमारे लिए काम नहीं कर सकता था। मैं यहां तुम्हें खत्म करने आई हूं। मुझे उम्मीद है कि बाद में तुम अभी भी इतने शांत रह सकते हो। हालांकि, एक परेशान करने वाला विचार अचानक विकास यादव के दिमाग में आया। अगर वह उन पर दबाव डालती रही, तो क्या ये रोहन मल्होत्रा इस्तीफा दे देगा और बस चला जाएगा? अब तक जो कुछ उसने हासिल किया था, रोहन मल्होत्रा ने पर्याप्त किया था, अब धूल झाड़कर चले जाना कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तब, क्या वह, विकास यादव, चंद्र जैन द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल नहीं हो जाएंगी? यह नहीं चलेगा, मैं उसे जाने नहीं दे सकती। मुझे उसे फंसाने का तरीका ढूंढना होगा। विकास यादव ने अपने आप से सोचा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चंद्र दयाल को तैयार होने के लिए कहो, हम जल्द ही मुख्य सम्मेलन कक्ष में एक सामान्य बैठक के लिए जाएंगे। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण मामले घोषित करने हैं, विकास यादव ने कहा, अपनी आवाज को नरम करते हुए। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें एक लंबी, गहरी नजर दी, मुड़े और दरवाजे की ओर चले। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। विकास यादव का रवैया अचानक इतना भारी बदलाव क्यों ले आया, और उन्होंने मुझे ये स्वीकार करने की कोशिश क्यों की कि मैं एक धोखेबाज हूं? क्या ये हो सकता है कि किसी ने, जो निरीक्षण टीम से परिचित है, ने उन्हें कुछ बताया हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो विकास यादव से उच्च पद पर हो, जो निरीक्षण टीम से अधिक परिचित हो।
अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा का हाथ पहले से ही दरवाजे के हैंडल पर था, फिर भी वह रुक गए। क्या हुआ? विकास यादव ने कुछ भांपते हुए भौहें सिकोड़कर पूछा। मुस्कुराते हुए रोहन मल्होत्रा पीछे मुड़े और लापरवाही से पूछा, क्या युवा मास्टर चेतन जैन की चोट में कुछ सुधार हुआ है? पता नहीं, विकास यादव ने संक्षेप में जवाब दिया। पता नहीं, अनजान नहीं, और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि चेतन जैन कौन था। वास्तव में ये चंद्र जैन ही थे जिन्होंने उन्हें भेजा था। रोहन मल्होत्रा ने एक पल में सब कुछ समझ लिया, बिना एक शब्द के मुस्कुराए और दरवाजे से बाहर चले गए। विकास यादव ने उन्हें जाते हुए देखा, एक बेचैन की भावना महसूस करते हुए। रोहन मल्होत्रा के अभी के सवाल में कुछ गड़बड़ थी। कम भक्त, मैं इस लड़के के जाल में फंस गई। विकास यादव ने चौंक कर चिल्लाया। उन्हें विनय गुप्ता की तरह हर चीज के लिए दिमागी खेल खेलना और रणनीतियां अपनाना पसंद नहीं था। वह सीधे साधे होना पसंद करती थी, अपने विरोधियों को कुचलते हुए। वह भी प्रतिक्रिया देने में एक कदम धीमी थी और रोहन मल्होत्रा द्वारा बहुत कुछ कहने के लिए उकसाई गई थी। कितना चालाक लड़का! विकास यादव अपने दांत पीसने से नहीं रोक सकी। वह विनय गुप्ता से छोटा हो सकता है, लेकिन चालाकी के मामले में वह किसी से कम नहीं है। अध्याय 134। तुम पहले इसे हस्ताक्षर करो। तारा चौक, बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर सभी प्रमुख और उससे ऊपर के लोग उपस्थित थे। मुख्य सीट, हालांकि, खाली थी। रोहन मल्होत्रा और चंद्र दयाल दोनों तरफ बैठे थे। क्या हो रहा है? सभी लोग यहाँ हैं। क्या बैठक शुरू नहीं होनी चाहिए? यह अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई? हाँ, मुख्य सीट खाली क्यों है? क्या यह नहीं माना जाता कि दो प्रबंधक बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं? हमने अभी एक बैठक की थी, फिर से एक और क्यों? क्या हाल ही में काम काफी अच्छा नहीं चल रहा है? प्रगति आधा महीना आगे बढ़ चुकी है। प्रमुख आपस में चर्चा कर रहे थे। विकास यादव के परियोजना पर आने के बाद वह सीधे रोहन मल्होत्रा के कार्यालय गई थी और तब से बाहर नहीं निकली थी। केवल कुछ लोगों ने उन्हें देखा था। हाल ही में परियोजना का माहौल बहुत बदल गया था और प्रत्येक विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा था। जैसे जैसे काम व्यस्त हुआ, गपशप कम हो गई थी। नतीजतन कई प्रमुखों को यह भी नहीं पता था कि विकास यादव आई थी। मैंने सुना है कि उप महाप्रबंधक विकास यादव आई हैं, शायद वह बाद में बैठक की अध्यक्षता करेंगी, किसी ने अंततः सुझाव दिया। उप महाप्रबंधक विकास यादव निरीक्षण के लिए यहाँ। भीड़ आश्चर्यचकित थी। बढ़िया, मुख्य कार्यालय को हमारे काम के परिणाम देखने दें। शायद वे कुछ बोनस या कुछ और भी आवंटित करें। प्रमुखों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सब लोग शांत हो जाओ। चंद्र दयाल भौहें सिकोड़ते हुए धीमे स्वर में चिल्लाए। तुम लोग सोचते हो कि यह केवल एक निरीक्षण है, लेकिन इस बार यह साइट पर तैनाती है। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम डर के मारे मर जाओगे। इसके बाद कोई सुखद परिणाम होंगे। चंद्र दयाल ने कड़वाहट के साथ सोचा। बेशक, ये विचार चंद्र दयाल जोर से नहीं बोलेंगे। रोहन मल्होत्रा ने सिर उठाया और प्रमुखों की ओर देखा। चंद्र दयाल के शब्दों को शायद सभी ने अनसुना कर दिया हो, लेकिन रोहन मल्होत्रा की एक नज़र पर प्रमुखों ने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। क्या सभी लोग मौजूद हैं? बड़े सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोला गया और विकास यादव अंदर आई। उनकी नज़र अधिकारपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने कमरे का जायजा लिया। वह बड़े सम्मेलन कक्ष के शांत वातावरण से काफी संतुष्ट थीं। ऐसा लगता है कि मेरी उप महाप्रबंधक के रूप में प्रभुत्व बरकरार है। वे सभी ठीक से बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ तक कि चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर रहे। अच्छा किया, विकास यादव ने अपने आप से सोचा। वह सीधे मुख्य सीट पर गईं और धम्म से बैठ गईं। उनकी निजी सहायक कियानी दस्तावेजों का एक ढेर लिए हुए उनके पीछे थी और विकास यादव के पीछे खड़ी हो गई। विकास यादव ने सभी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, बैठक अब शुरू होती है। एक बैठक? यह क्या बैठक है, अगर यह केवल आपके निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं है? प्रमुखों ने विकास यादव को देखा। मैं इस बैठक की अध्यक्षता करूंगी और अब से हर सोमवार और शुक्रवार को एक नियमित बैठक होगी, जिसकी मेजबानी भी मैं करूंगी, विकास यादव ने दृढ़ता से कहा। क्योंकि आज से मैं परियोजना स्थल पर तैनात हो रही हूं, परियोजना से संबंधित सभी मामलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए। उप महाप्रबंधक विकास यादव यहां तैनात होंगी। हैरान प्रमुख आपस में फुसफुसाने लगे। श्री विकास हमारी परियोजना पर व्यक्तिगत रूप से तैनात हैं। क्या इसकी जरूरत है? हमारी प्रगति अच्छी रही है और काम पहले से ही अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। क्या मुख्य कार्यालय को हम पर भरोसा नहीं है? मुख्य कार्यालय का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी एक परियोजना की निगरानी के लिए उतरना अभूतपूर्व नहीं था। 2 साल पहले एक परियोजना अपने प्रबंधक के तहत पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और काम लगभग ठप हो गया था। यह उप महाप्रबंधक विकास यादव ही थी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से साइट की निगरानी की थी, गरजते हुए उपायों के साथ। खून और गरज, ये घटनाएं अनुभवी प्रमुखों के दिमाग में अभी भी ताज़ा थीं। उनकी नज़रों में शीर्ष प्रबंधन का व्यक्तिगत रूप से साइट की निगरानी करना गर्व की बात नहीं थी और न ही कोई अच्छी बात। इसका मतलब था निगरानी
शांत हो जाओ, बात करना बंद करो। सब लोग शांत रहो। चंद्रदयाल अव्यवस्था देखकर जल्दी से डांटकर बैठक कक्ष में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। ये बेकार था। मैं इस बार यहाँ किसी विशेष व्यक्ति की निगरानी करने और निपटने के लिए नहीं आई हूँ। ये केवल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उद्घाटन गतिविधियां अधिक सुचारू रूप से चलें। उप महाप्रबंधक विकास यादव चंद्रदयाल को संघर्ष करते देख अधिकारपूर्ण ढंग से खांसी। इसका कुछ असर हुआ, फिर भी फुसफुसाहट जारी रही। इससे वह अनजाने में भौहें सिकोड़ने लगी। ऐसा लगता है कि बिना अपनी आवाज ऊंची किए मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। मैंने सोचा था कि पहली बैठक में मुझे नर्म होना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये काम नहीं करने वाला है। जैसे ही विकास यादव चिल्लाने वाली थी, एक हल्की खांसी की आवाज बगल से आई। खुद को रोक न पाकर विकास यादव ने उस ओर देखा और पाया कि रोहन मल्होत्रा चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव लिए अपने पानी के कप से एक घूंट ले रहे थे। विकास यादव वापस मुड़ी, केवल ये देखकर हैरान रह गईं। भीड़ की फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई थी। प्रमुख अच्छे बच्चों की तरह शांत थे। उनकी आंखों में एक तरह का श्रद्धापूर्ण भाव था जब वे उनकी ओर देख रहे थे। और उनके बगल में रोहन मल्होत्रा। विकास यादव को विश्वास करना मुश्किल था और उन्होंने रोहन मल्होत्रा की ओर एक नजर डाली। वह एक सम्मानित उप महाप्रबंधक, एक प्रोजेक्ट प्रबंधक की एक खांसी से कम प्रभावशाली थी। वास्तव में विकास यादव इतने लंबे समय तक उच्च पद पर रहने के बाद निचले स्तर के प्रमुखों की मानसिकता को नहीं समझती थी। इसे इस तरह समझें, मुख्य कंपनी का एक उप महाप्रबंधक प्रमुखों से बहुत दूर था। उनके बीच एक प्रोजेक्ट प्रबंधक और एक उप प्रबंधक था। जब बिजली गिरती है तो दूसरों को झटका सहने के लिए होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें डांट पड़ सकती थी या फटकार लग सकती थी, या उन्हें छोटा सा जुर्माना देना पड़ सकता था। यह उनके लिए क्या था? यहाँ तक कि कानून भीड़ को सजा नहीं देता। क्या एक उप महाप्रबंधक हमेशा साइट पर रह सकता था? ज्यादा से ज्यादा वे कुछ समय के लिए वहां रहते। बड़े बॉस आखिरकार अंततः चले जाएंगे, लेकिन एक प्रबंधक अलग होता है। आखिरकार वह एक प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक है। उसे नाराज कर दो और उसके पास तुम्हें निपटाने के लिए पर्याप्त समय, ऊर्जा और अवसर होता है। इसलिए एक जिला अधिकारी वर्तमान पर्यवेक्षक के सामने कुछ नहीं है। खासकर रोहन मल्होत्रा, वह तो खुद शैतान रोहन है। उनका अनादर करना मृत्यु को आमंत्रित करना है। प्रमुखों ने रोहन मल्होत्रा पर एक जीत हासिल की थी और वे इस समय अत्यंत सावधान थे, डरते हुए कि शैतान रोहन कोई गलती ढूंढ लेगा और बदला लेगा। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा करने का कोई बहाना नहीं दे रहे थे। एक खांसी से कमरे में सन्नाटा छा गया। मामला बहुत गंभीर था। क्या रोहन मल्होत्रा का परियोजना पर नियंत्रण इतना गहरा हो गया था? विकास यादव ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उनके दिल में एक भय की भावना रेंगने लगी। अगर वह इस बार नीचे नहीं आई होती तो उन्हें कभी नहीं पता होता कि स्थिति इतनी गंभीर थी। इस माहौल में विकास यादव को अब लंबी बैठक करने का मन नहीं था। उन्होंने 2 या 3 घंटे बोलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह केवल मुख्य विषय पर जल्दी से पहुंचकर जल्दी खत्म करना चाहती थी। फिर वह धीरे धीरे ये पता लगाएंगी कि कर्मियों पर नियंत्रण कैसे वापस लिया जाए और रोहन मल्होत्रा को दबाया जाए। लेकिन पहले एक काम था जो उन्हें करना था। विकास यादव की आंखें हल्के से चमकीं। अगर रोहन मल्होत्रा इस मामले पर सहमत हो गए तो सब ठीक होगा, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो वह परेशानी होगी। सहायक कियानी, मुझे दस्तावेज दो, विकास यादव ने कहा, अपनी निजी सहायक की ओर मुड़ते हुए। उनकी सहायक तेज और कुशल थी, कागजों का एक ढेर सौंपते हुए। विकास यादव ने उन्हें लिया, उन्हें साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित किया और अपने सामने रखा। मैं अब इस परियोजना की समग्र कमांडर हूँ। वर्तमान में मुझे एक उप कमांडर की आवश्यकता है। मैंने पहले ही श्री विनय के साथ इस पर चर्चा की है और मुझे लगता है कि प्रबंधक रोहन मल्होत्रा इसके लिए उपयुक्त होंगे। विकास यादव सीधी थी। रोहन मल्होत्रा की भौहें उठी। यह एक जाल जैसा लग रहा था। आपकी क्या राय है? विकास यादव ने पूछा। हमारी कोई राय नहीं है। प्रमुखों ने आसानी से सिर झुका लिया, पूरी तरह से समर्पण दिखाते हुए। विकास यादव ने भौहें सिकोड़ी और चंद्रदयाल की ओर देखा, ये सोचते हुए कि चंद्रदयाल कम से कम कुछ तो कहेंगे। लेकिन चंद्रदयाल किसी भी भावना का संकेत दिखाने से दूर, प्रमुखों जैसा ही भाव रखते थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक पल में सर्वसम्मति से मंजूरी। विकास यादव को निराशा का एक झटका महसूस हुआ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर श्री विकास का इरादा उनके लिए काम में मुश्किलें पैदा करने का था, तो उनका स्वागत था कि वह कोशिश करें। निश्चित रूप से उप महाप्रबंधक विकास के पास लक्ष्मण मिश्रा से ज्यादा चालें होंगी। रोहन मल्होत्रा चुपके से इसके लिए उत्सुक थे। बहुत अच्छे, विकास यादव ने निर्णायक रूप से कहा, कागजों का ढेर रोहन मल्होत्रा की ओर धकेलते हुए। तुम पहले इसे हस्ताक्षर करो। अध्याय 135, गोपनीयता समझौता। गोपनीयता समझौता। जब रोहन मल्होत्रा ने कागजों के ढेर पर शीर्षक देखा तो वह कुटिल हंसी हंसा।
बिल्कुल नए कागजों से स्याही की तेज गंध आ रही थी, स्पष्ट रूप से हाल ही में छपे हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उप महाप्रबंधक विकास यादव अपने कार्यालय में इतने लंबे समय तक रुकी थी, इससे पहले कि वह यहाँ आए, वह इस काम में व्यस्त थी। यह मोटा ढेर घने पाठ से भरा हुआ था, यदि कोई इस अनुबंध को पूरा पढ़ना चाहे, तो इसमें आसानी से घंटों लग सकते थे। रोहन मल्होत्रा ने दस्तावेज की ओर नहीं देखा, बल्कि विकास यादव की ओर देखा, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। विकास यादव उन्हें इसे पढ़ने का समय नहीं देती, वह निश्चित रूप से इसे मौखिक रूप से समझाएंगी। जैसा कि अपेक्षित था, तारा चौक परियोजना कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण पहल है और इसका उद्घाटन समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आप बहुत सारे व्यावसायिक रहस्यों से अवगत हैं, इसलिए मुझे कंपनी की ओर से आपके साथ यह समझौता करना होगा, विकास यादव ने शांतिपूर्वक कहा। आज से प्रभावी 2 महीने की अवधि के लिए आपका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। 1 लाख रुपये प्रति माह। उपस्थित सभी प्रबंधक हैरान थे, यहाँ तक कि चंद्र दयाल भी कुछ हद तक स्तब्ध थे। उन्होंने रोहन मल्होत्रा को जो नजरें दी, वे ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। ऐसी अच्छी किस्मत उन पर क्यों नहीं पड़ सकती थी? बस 2 महीने सहन करो और तुम 2 लाख रुपये पा सकते हो, ये प्रलोभन किसी के लिए भी अप्रतिरोध्य था। हालांकि, आप इन 2 महीनों में इस्तीफा नहीं दे सकते, और यदि आपने ऐसा किया, तो आपको उस राशि का 10 गुना भुगतान करना होगा, विकास यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक गैर प्रतिस्पर्धी समझौते जैसा लग रहा था। अन्य प्रबंधकों को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, ये केवल 2 महीने तक रुकने की बात थी, बहुत कठिन शर्त नहीं। चंद्र दयाल खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सके। वे सभी प्रबंधकीय स्तर पर थे। यदि रोहन मल्होत्रा ने हस्ताक्षर किए, तो वह भी करेंगे। ये 2 लाख रुपये की बात है। रोहन मल्होत्रा शांत रहे, विकास यादव को हल्के से सिर हिलाकर आगे बोलने का इशारा किया। यदि परियोजना का उद्घाटन समारोह आपकी जिम्मेदारी के कारण बड़े नुकसान का सामना करता है, तो आपको उस राशि का 20 गुना भुगतान करना होगा और परियोजना पर हुए सभी नुकसानों की भरपाई करनी होगी, विकास यादव ने आगे कहा। सम्मेलन कक्ष में प्रबंधकों ने कठिनाई से निगल लिया। संभावित कमाई आकर्षक थी, लेकिन नुकसान डरावने थे। जोखिम छोटा लग रहा था, लेकिन लाखों की संभावित मुआवजा राशि किसी को भी चिंतित करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार इंद्रपुर क्षेत्र में ये लोग बिना किसी कमीशन के मुश्किल से 2 लाख रुपये सालाना कमाते थे। मुआवजा देने का मतलब होगा कम से कम 1 दशक की कमाई गंवाना, वे चौंक कैसे नहीं सकते। रोहन मल्होत्रा हंसे। शैतान रोहन ने इस अजीब दस्तावेज को बनाया जैसे कि उन्हें डर था कि मैं टिक नहीं पाऊंगा और छोड़ने की सोच सकता हूं। ठीक है, मैं उन्हें मन की शांति दूंगा। आखिरकार, अगर मुझे मुआवजा देना पड़ा, तो कुछ लाख मैं अभी भी इसे वहन कर सकता हूं। विकास यादव को नहीं पता था कि उनकी तथाकथित धमकी दूसरों पर तो काम कर सकती थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा के लिए इसका कोई भय नहीं था। कहाँ हस्ताक्षर करना है? मैं हस्ताक्षर करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने सहजता से सहमति दी और श्रीमती विकास की निजी सहायक के मार्गदर्शन में हस्ताक्षर क्षेत्र ढूंढा और अपना नाम हस्ताक्षर किया। अच्छा, जब तक तुमने हस्ताक्षर कर दिए, ये चीजें आसान कर देता है। विकास यादव के होंठों पर एक लगभग अदृश्य मुस्कान उभरी। रोहन मल्होत्रा को हस्ताक्षर पूरा करते देख निजी सहायक ने तुरंत दस्तावेज इकट्ठा किए, जैसे कि डर था कि रोहन मल्होत्रा अपना मन बदल सकता है। चंद्र दयाल उत्सुकता से देख रहे थे, निजी सहायक की ओर इशारा करते हुए अपने बारे में, जैसे कि पूछ रहे हों, मेरे बारे में क्या? मेरा कहाँ है? विकास यादव की निजी सहायक ने चंद्र दयाल को दांतों की एक झलक के साथ मुस्कान दी, बिना उन पर ध्यान केंद्रित किए। मेरे लिए कोई दस्तावेज नहीं। चंद्र दयाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मैंने सुना है कि आपकी परियोजना का प्रचार विभाग हमेशा प्रबंधक के बिना रहा है। प्रबंधक चंद्र, आप उस भूमिका को अस्थायी रूप से संभालेंगे और आपको अन्य कार्यों को संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी स्थिति, वेतन और यहां तक कि आपका कार्यालय भी अपरिवर्तित रहेगा। श्रीमती विकास ने निर्णायक रूप से घोषणा की, यहां तक कि चंद्र दयाल से पूछने की स्वतंत्रता ली, कोई सवाल? हाँ। चंद्र दयाल के मुंह में ऐंठन हुई और वह मन ही मन चिल्लाए, लेकिन उन्हें अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान निचोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं, श्री विकास को पदोन्नति दी गई थी, तो एक परियोजना प्रबंधक के रूप में वह एक विभाग को प्रबंधित करने के बारे में राय रखने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? विकास यादव के सामने राय रखना लगभग मृत्यु की खोज करने जैसा था। ठीक है, तो ये तय हुआ। विकास यादव ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाकर निर्णय को अंतिम रूप दिया। इस निर्णय पर निदेशकों ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार केवल श्री विकास और शैतान रोहन ही वास्तव में भयावह थे। उनकी तुलना में प्रबंधक चंद्र की उपस्थिति न्यूनतम थी। यहां तक कि अगर वह अभी भी मामलों का प्रभारी था, तो कौन परवाह करता? प्रबंधक रोहन, नवनियुक्त उप परियोजना नेता, क्या आपके पास सभी के लिए कुछ कहने को है? विकास यादव ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और होंठ सिकुड़े, शायद कुछ प्रोत्साहन के शब्द। रोहन मल्होत्रा ने अपने कंधे उचकाए, बाएं और दाएं देखते हुए। निदेशक सभी एक साथ उनकी ओर देख रहे थे।
हम सभी मेहनत करें और अपने काम को गंभीरता से लें, रोहन मल्होत्रा ने लापरवाही से कहा। एक पल का सन्नाटा। बढ़िया, किसी ने शुरू किया और निदेशक सभी उत्साहपूर्वक एक साथ ताली बजाने लगे। अब परियोजना के मुख्य अधिकारी उप महाप्रबंधक विकास यादव से कुछ शब्द सुने। रोहन मल्होत्रा ने अपने हाथ से शांत करने का इशारा किया। केवल एक साधारण इशारे से सारी तालियां अचानक बंद हो गईं, जैसे कि यह अभ्यास किया गया हो। विकास यादव की निजी सहायक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि उसने सभी की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे सभी इस प्रबंधक रोहन मल्होत्रा से बहुत डरते थे, शायद श्रीमती विकास के सामने होने से भी ज्यादा। कितना विचित्र परियोजना विभाग! इस व्यक्ति ने ऐसा प्रभाव हासिल करने के लिए किस तरह के तरीकों का उपयोग किया था? निजी सहायक ने रोहन मल्होत्रा के सिर के पीछे की ओर देखा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, तो मैं बस कुछ शब्द कहूंगी, विकास यादव ने सभी से गंभीरता से कहा। वह आखिरकार इस परियोजना पर तैनात थीं, और चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपनी प्रभुता स्थापित करने की आवश्यकता थी। वह पहले ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि रोहन मल्होत्रा के मामले ने उनका मूड खराब कर दिया था। लेकिन अब जब रोहन मल्होत्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, वह फिर से प्रसन्न महसूस कर रही थीं और बोलने के लिए प्रेरित थीं। जो कुछ शब्द साधारण होने थे, वे पहले के साथ शुरू हुए, इसके बाद बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3 और आगे बढ़ते हुए 40 मिनट तक खींच गए। सब लोग मानसिक रूप से थक चुके थे लेकिन सुनना जारी रखना पड़ा। यहां तक कि जब विकास यादव ने अंततः अभी के लिए बस इतना ही के साथ समापन किया, तो भीड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी और भयानक रूप से शांत रही। ये कुछ हद तक अजीब था। स्थिति देखकर चंद्र दयाल ने जल्दबाजी में ताली बजाना शुरू किया और निदेशकों ने कुछ आधे अधूरे उत्साह के साथ तालियां बजाईं। ये निश्चित रूप से उत्साहपूर्ण नहीं था। रोहन मल्होत्रा को पहले जो उपचार मिला था उससे ये पूरी तरह से अलग था। ठीक है, बैठक समाप्त, विकास यादव ने उदासीनता से गहरी आवाज में कहा। निदेशक पहले से ही असहज बैठे थे और आदेश पर वे खड़े हो गए और जैसे भागने की तरह जल्दी से बाहर निकल गए। चंद्र दयाल का भी वहां रुकने का मूड नहीं था और वह जल्दबाजी में चले गए। केवल रोहन मल्होत्रा ही बिना जल्दबाजी के रहे, आखिरी व्यक्ति के जाने तक इंतजार किया और फिर उठकर चले गए। विकास यादव ने उन्हें जाते हुए देखा, अपनी निजी सहायक से समझौतों का ढेर लिया, उन्हें पलटा और रोहन मल्होत्रा के हस्ताक्षर देखकर ठंडी मुस्कान दी। श्रीमती विकास, ये दस्तावेज लगता है, सहायक ने धीमी आवाज में कहा। पूरी तरह से कानूनी नहीं है ना? विकास यादव ने तिरस्कार के साथ कहा। उनकी निजी सहायक पहले कानूनी मामलों में थी और ये दस्तावेज गैर प्रतिस्पर्धी समझौते को गोपनीयता समझौते के साथ मिलाकर बनाया गया था, जो कानूनी रूप से कठोर नहीं था। तुम्हें लगता है कि वह कानूनी मामलों में है और कानूनी धाराओं को समझता है? मैं बस चाहती हूं कि वह इस्तीफा देने से डरे, विकास यादव ने हंसी के साथ कहा। गलियारे में रोहन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए चले। हाल की बातचीत इतनी नीरस थी कि उन्होंने रक्तकमल से उस दस्तावेज का बारीकी से विश्लेषण करवाया, जिसे उन्होंने संक्षेप में देखा था। समीक्षित हिस्सों के आधार पर और विश्लेषण के बाद, वास्तव में 12 बिंदु हैं जो श्रम कानून के अनुरूप नहीं हैं, जिससे अनुबंध अमान्य हो जाता है। सोचते हो मैं कानून नहीं समझता? रोहन मल्होत्रा ने अपनी पीठ सीधी की, एक विलासिता क्योंकि उनके पास रक्तकमल था। अध्याय 136, मुझे तुम्हें सम्मान करना सिखाने दो। रोहन मल्होत्रा अपने नए कार्यालय में दाखिल हुए। ये पहले एक स्टोर रूम था, लेकिन अब इसे साफ कर दिया गया था। हालांकि कोने में अभी भी कुछ विविध सामान का ढेर था, पूरा कमरा काफी उज्ज्वल था। ये बस थोड़ा नम और बासी था, लेकिन ये बहुत बुरा नहीं था, कुछ खुली खिड़कियां इसे ठीक कर देंगी। रोहन मल्होत्रा इधर उधर टहल रहे थे, लॉजिस्टिक्स प्रबंधक सावधानी से उनके पीछे चल रहा था। प्रबंधक रोहन, वर्तमान में इन चीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहें, मैं कल तक इन्हें हटा दूंगा, लॉजिस्टिक्स प्रबंधक ने सावधानी से कहा। रोहन मल्होत्रा का भावहीन चेहरा देखकर वह घबरा गया। मैं आज रात कार्यदिवस समाप्त होने से पहले इन्हें हटाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। ये बहुत अच्छा होगा, रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार बोला, उनका लहजा उदासीन था। कोई परेशानी नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, लॉजिस्टिक्स प्रबंधक घबराहट में निगलते हुए नहीं रोक सका। ये युवक भले ही युवा दिखता हो, लेकिन उसकी हर हरकत एक दबावपूर्ण एहसास देती थी। वह पहले कभी इतने करीब नहीं रहा था और अब इसे अत्यंत भयावह पा रहा था, लगभग उतना ही जितना विकास यादव। नहीं, विकास यादव इतनी भयावह नहीं थी। डेस्क और कुर्सियां सभी नई हैं और बार बार साफ की गई हैं। कार्यालय आपूर्ति उच्चतम गुणवत्ता की है और आपका कंप्यूटर प्रचार विभाग के डिजाइन के अनुसार एक नया उच्च विनिर्देश मॉडल है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधक ने चापलूसी करने की कोशिश की। हम आपके विभाग के पड़ोसी होंगे और मुझे यकीन है कि मुझे आप सभी पर निर्भर रहना होगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, बस मुझे बताएं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह संभाल लिया जाए, लॉजिस्टिक्स प्रबंधक ने हंसते हुए जवाब दिया। धन्यवाद,
भाई, रोहन मल्होत्रा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए लॉजिस्टिक्स प्रबंधक की बांह पर थपथपाया। लॉजिस्टिक्स प्रबंधक को भाई कहलाए जाने से संतुष्टि महसूस हुई। प्रबंधक रोहन मल्होत्रा वास्तव में बुरे इंसान नहीं थे, वे नम्र और मिलनसार। तो मैं विदा लेता हूँ। यदि कुछ चाहिए तो बस बुलाएं। लॉजिस्टिक्स प्रबंधक ने दांतों की मुस्कान के साथ कहा और रोहन मल्होत्रा के सिर हिलाने पर चला गया। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें जाते हुए देखा और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अपने चेहरे को खुजलाने से खुद को नहीं रोक सके, अपने चारों ओर के अधिकारपूर्ण हाव भाव को ढीला करते हुए। श्रीलाल का व्यवहार नकल करना आसान नहीं है। जब से उन्होंने लाल परिवार का दौरा किया और श्रीलाल के व्यवहार को देखा, रोहन मल्होत्रा ने इसे एक मॉडल के रूप में अपनाने की आकांक्षा की थी। जैसे ही वह सांस ले रहे थे, कार्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया और विकास यादव की निजी सहायक मोटी फाइलों का ढेर लिए हुए अंदर आई। प्रबंधक रोहन, आप यहाँ हैं। श्रीमती विकास ने मुझे ये आपके लिए लाने को कहा। इन्हें पूरा करें, वह कल सुबह सबसे पहले इन्हें देखना चाहती हैं। निजी सहायक ने उदासीनता से कहा, दस्तावेजों को डेस्क पर बेतरतीब ढंग से रखते हुए और रोहन मल्होत्रा को औपचारिक सिर हिलाकर मुड़कर चली गई। रोहन मल्होत्रा ने पूरे समय एक शब्द नहीं कहा, भौहें सिकोड़ते हुए सहायक को अंदर आते और जाते हुए देखा। वह व्यक्ति शुरू में काफी विनम्र था लेकिन अब खटास भरा चेहरा दिखा रहा था। क्या हमला शुरू हो गया था? लगता है वह मंच तैयार करने आया है, रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से सोचा। विकास यादव ने निश्चित रूप से उससे कुछ कहा होगा, अन्यथा वह इस तरह के रवैये के साथ अंदर नहीं आता। रोहन मल्होत्रा डेस्क की ओर गए और सहायक कियानी द्वारा लाए गए दस्तावेजों के ढेर को पलटा। इसमें हर तरह के अनुरोधों को संभालने और समीक्षा करने के लिए दस्तावेज थे, सब कुछ मिला जुला। न केवल प्रबंधक के लिए उपयुक्त कार्य थे बल्कि सुपरवाइजर के लिए भी, सब कुछ एक साथ मिला हुआ। रक्तकमल, क्या इनके लिए भी अतिरिक्त अंक हैं? गैर प्रबंधकीय कार्य सामग्री के लिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, रक्तकमल ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। ये समझ में आता था। यदि कोई केवल अधिक काम लेने से अंक कमा सकता तो उसे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। रोहन मल्होत्रा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ दस्तावेज फेंक दिया, दरवाजे की ओर देखा और उनकी आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी। मैं काम करूंगा और मुझे चुनौतियां पसंद हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मुझे अपमान सहना होगा। इसके अलावा मेरे लिए ये बेकार कार्य लाकर तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। रोहन मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। मुझे तुम्हारे साथ इस मामले को ठीक करना होगा, उचित रूप से। रोहन मल्होत्रा के मूल कार्यालय में विकास यादव एक परियोजना साप्ताहिक रिपोर्ट पर ध्यान दे रही थी, इसे गहनता से पढ़ रही थी। ये कहना होगा, रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई थी, विस्तृत और व्यापक, जो परियोजना की प्रगति के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। इसे पढ़ने के बाद उन्हें परियोजना के विभिन्न विभागों की प्रगति की व्यापक समझ हो गई थी। कहा जाता है कि यह रोहन मल्होत्रा के नेतृत्व में पूरा हुआ था। ऐसी प्रतिभा, कितना अफसोस, विकास यादव गहरी सांस छोड़ते हुए नहीं रोक सकी। यदि चंद्र जैन को नाराज करने की बात नहीं होती, तो वह रोहन मल्होत्रा को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास करती। ये लगभग एक देव स्तरीय सहायक था। यहाँ तक कि सेंट्री निर्माण में नहीं, कहीं और भी, इस सहायक की मदद से उन्हें किसी भी काम का डर नहीं होता। कितना अफसोस, किसने तुम्हें इतना बदकिस्मत बनाया? जैन परिवार को उकसाया और यहाँ तक कि चेतन जैन को उस दयनीय स्थिति में बदल दिया। इंद्र का सिंहासन तोड़ना, चाहे तुम कितने भी सक्षम हो, तुम खत्म हो। विकास यादव को बहुत अफसोस था, लेकिन वह बहुत उत्सुक भी थी। रोहन मल्होत्रा जितना दयनीय होता, उतना ही उन्हें फायदा होता। उसे मारने के अलावा उसे पागल कर देना पूरी तरह ठीक था। विकास यादव लक्ष्मण मिश्रा की याद में नहीं रोक सकी। अब वह अपने उस पूर्व अधीनस्थ के लिए भी बदला ले रही थी। जैसे ही वह विचार कर रही थी, कार्यालय का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। अंदर आओ, विकास यादव ने गहरी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और सहायक कियानी अंदर आई, दरवाजा बंद करते हुए। श्रीमती विकास, हो गया। मैंने न केवल चंद्र दयाल के जमा हुए सारे काम इकट्ठा किए, बल्कि कुछ अतिरिक्त विभागों में गया और ढेर सारी विविध चीजें मिलाकर लाया। मैं उसे कल सुबह आपको देने के लिए कहूंगा, वह पीड़ित होगा। सहायक कियानी ने गर्व से शेखी बघारी, एक रात की तो बात ही छोड़ दें, 2-3 दिन भी उसके लिए इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जब समय आएगा, आप उसे सभी परियोजना प्रबंधकों के सामने जमकर डांट सकती हैं, उसकी गरिमा और गर्व को बेरहमी से छीनते हुए। विकास यादव ने चुपके से हंसी। ये सहायक कियानी चीजों को बढ़ाने में काफी अच्छा था। उसने केवल चंद्र दयाल के जमा हुए सारे काम लाने को कहा था, और उसने अपने रास्ते से हटकर और भी बहुत कुछ जोड़ा। खैर, वे छोटी और नीच छोटी योजनाएं, अगर उसका सहायक उन्हें करने जा रहा था, तो ठीक है। ये जानने के बाद कि वह रोहन मल्होत्रा से निपटना चाहता था, सहायक कियानी ने विशेष रूप से उसके लिए एक 18 अक्षर दिशा निर्देश तैयार किया था। आकार की परवाह किए बिना हर मोड़ पर दबाएं, गलती की परवाह किए बिना हर समय डांटें।
आत्मा को मारना और लगातार सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कम करना, और वह इस्तीफा देकर नहीं जा सकता, लंबे समय में ये व्यक्ति कैसे ठीक रह सकता है? ऐसी जहरीली रणनीति। विकास यादव ने एक बार ऐसी विधियों का उपयोग करने का तिरस्कार किया था, लेकिन अब उन्हें लगता था कि वे काफी अच्छी थीं। जरा सोचें, एक बर्बाद रोहन मल्होत्रा को चंद्र जैन के सामने फेंकना, श्रीमती विकास संतुष्ट होंगी और वह निश्चित रूप से शीर्ष पर आसानी से पहुंच जाएंगी। विकास यादव को संतुष्टि का एहसास हुआ, तो दूसरों की साजिश करना और कमजोर करना इस तरह का एहसास था। वास्तव में काफी रोचक, कोई आश्चर्य नहीं कि विनय गुप्ता हमेशा ये खेल खेलना पसंद करते थे। श्रीमती विकास, रोहन मल्होत्रा को संभालने के लिए आप जो कुछ भी करना चाहती हैं, आपको याद रखना होगा, हमेशा दूसरों के सामने करें, जितना अधिक उतना बेहतर। इस तरह नुकसान बड़ा होता है। सहायक कियानी। विकास यादव को विचारों में खोया हुआ देखकर अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान प्रकट की और चापलूसी भरे ढंग से याद दिलाया। अच्छा। विकास यादव ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया, उनकी आंखों में बहुत स्वीकृति दिख रही थी। सहायक कियानी अपने नेता द्वारा पसंद किए जाने पर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। रोहन मल्होत्रा के नए कार्यालय के अंदर डेस्क पर दस्तावेजों को रोहन मल्होत्रा ने 2 ढेरों में बांट दिया था, जिनमें से बहुत कम उनके ध्यान देने योग्य थे। बाकी प्रबंधक के लिए थे। एक साधारण निजी सहायक मेरे लिए इतने जाल बिछाने की हिम्मत करता है, मेरे अंक कमाने के अवसर को बाधित करता है और मुझे रवैया दिखाता है। रोहन मल्होत्रा अपनी सीट पर बैठे, उंगलियों से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए। तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि तुम जीवित हो या मृत, ठीक है, तो मुझे पहले तुम्हें सम्मान करना सिखाने दो। अध्याय 137। रोहन शैली योग मुद्रा। काम खत्म होने वाला था, तभी सहायक कियानी को गलियारे में प्रशासनिक सुपरवाइजर ने रोका। सहायक कियानी, प्रबंधक रोहन आपको बुला रहे हैं, प्रशासनिक सुपरवाइजर ने मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से कहा। वह मुझे बुला रहे हैं? किस लिए? सहायक कियानी ने आश्चर्य से पूछा। यह मुझे नहीं पता। प्रशासनिक सुपरवाइजर ने अपने हाथ फैलाए और सिर हिलाया। वह प्रबंधक रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से काम के बोझ से अभिभूत महसूस कर रहे होंगे, शायद इसे पूरा करना असंभव हो, इसलिए वह मुझसे उनकी ओर से बात करने की गुहार लगाने आए हैं। सहायक कियानी के विचार तेजी से घूमे और उन्हें तुरंत समझ आ गया, उनके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। यह मल्होत्रा उपनाम को और कुछ लाभ देने का अच्छा अवसर हो सकता है। रहा सवाल कि क्या मैं लाभ लेने के बाद काम करूंगा, क्या वह मल्होत्रा श्रीमती विकास से इसका सामना करने की हिम्मत करेगा? यहां तक कि अगर वह करता है, तो यह उसके लिए अपमानजनक होगा। सहायक कियानी को रोहन मल्होत्रा का चेहरा सोचकर घृणा हुई, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था। तुम, एक परियोजना प्रबंधक, इतना घमंड दिखाते हो, इतने अभिमानी ढंग से मृत्यु को न्योता दे रहे हो। लेकिन जल्द ही तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना और विनती करनी पड़ेगी। सहायक कियानी को थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। प्रशासनिक सुपरवाइजर को जवाब देकर सहायक कियानी रोहन मल्होत्रा के कार्यालय की ओर बढ़े। दर्जन भर कदम चलने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रशासनिक सुपरवाइजर अभी भी उनके पीछे चल रहा था। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सहायक कियानी ने संदिग्ध रूप से प्रशासनिक सुपरवाइजर की ओर देखा। क्या प्रशासनिक विभाग दूसरी ओर नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, प्रशासनिक सुपरवाइजर ने मासूमियत से कहा, मुझे भी वहां जाना है। उसे भी जाना है। सहायक कियानी ने गहरी भौहें सिकोड़ी। दूसरों के सामने रोहन मल्होत्रा उसे कोई लाभ कैसे दे पाएगा? क्या ये हो सकता है कि यह रोहन मल्होत्रा अभी भी प्रबुद्ध नहीं हुआ है? सहायक कियानी को असंतोष महसूस हुआ। प्रशासनिक सुपरवाइजर को अनदेखा करते हुए वह रोहन मल्होत्रा के नए कार्यालय के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था और सहायक कियानी अंदर चले गए, ये देखकर हैरान हुए कि लगभग सभी विभाग प्रबंधक मौजूद थे। जैसे ही वह अंदर आए, उन प्रबंधकों ने उन्हें अभिवादन के रूप में सिर हिलाकर मुस्कुराया। सहायक कियानी ने मुस्कुराकर और सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उनके दिल में और भी संदेह भर गया। रोहन मल्होत्रा क्या खेल खेल रहा था? कमरे में सभी खड़े थे, सिवाय रोहन मल्होत्रा के, जो बैठे थे। उनके सामने डेस्क पर दस्तावेजों के 2 ढेर थे, एक दूसरे से ऊंचा। प्रशासनिक सुपरवाइजर ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या सभी लोग आ गए? रोहन मल्होत्रा ने भावहीन रूप से सभी की ओर देखा, उनकी नजर सहायक कियानी पर बिना एक पल रुके फिसल गई। कैसा रवैया है? सहायक कियानी को अंदर से असंतोष महसूस हुआ, क्योंकि वह रोहन मल्होत्रा को निष्कपटता से देख रहे थे। सभी लोग, आप सभी श्रीमती विकास द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। मुझे उप परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना गया है और इस पद पर रणनीति बनाना आवश्यक है। खासकर क्योंकि मैंने एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मुझे अपने आप पर और अपने काम पर कठोर मांगें रखनी होंगी। रोहन मल्होत्रा ने स्थिर स्वर में, गंभीर लहजे के साथ कहा। घमंड दिखा रहे हो? सहायक कियानी ने चुपके से होंठ सिकोड़ा, ये सोचते हुए कि रोहन मल्होत्रा वास्तव में खुद को बहुत गंभीरता से ले रहे थे।
इंचिक ने 40 और 50 की उम्र के दिग्गजों से पूछो कि क्या वे तुम्हें स्वीकार करते हैं। सहायक कियानी के चेहरे पर ऐसी नजर थी जैसे वह कोई मजाक देखने की प्रतीक्षा कर रहे हों। ये सब किस लिए? निश्चित रूप से, किसी ने अधीर स्वर में बोला, उनकी आवाज बहुत तेज थी। बिल्कुल, इसका क्या मतलब है, प्रबंधक रोहन? आप इस तरह से, हम काम कैसे जारी रख सकते हैं? हाँ, कैसा रवैया है? कई लोग शोर मचाने लगे। तुम प्रबंधक, सुइयों की तकिया की तरह हो, अपनी ही टीम द्वारा सम्मानित नहीं। कितना व्यर्थ शानदार योजना। श्रीमती विकास ने इसे इतनी गंभीरता से लिया, और हम सभी ने तुम्हें बहुत ऊंचा समझा। सहायक कियानी ने चुपके से अपने आप में आह भरी, कुछ निराश महसूस करते हुए, और उन्होंने तो हल्का उबासी भी लिया। क्या करना है और कैसे, बस आदेश दें, और हम इसे आज ही पूरा कर लेंगे, कल तक कुछ नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ गलत हुआ, तो हम दंड स्वीकार करेंगे। प्रबंधक रोहन को इसे और जोर देने की जरूरत नहीं, पहले तेज आवाज वाले ने चिल्लाया। सहायक कियानी के चेहरे पर मुस्कान जम गई। ये कुछ हटके लग रहा था। बिल्कुल, क्या हाल के हमारे काम में कोई समस्या थी? क्या हम सक्रिय नहीं थे, कि हमें इसके लिए विशेष रूप से बुलाया गया? हाँ, ये सभी के समय की बर्बादी है। श्रीमती विकास का जिक्र करके जोर देने की जरूरत नहीं। श्रीमती विकास हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सहायक कियानी ने हैरानी से गुस्साए प्रबंधकों की ओर देखा। वे केवल गुस्साए नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से रोहन मल्होत्रा पर विश्वास की कमी की शिकायत कर रहे थे। क्या ये किसी नेता के वफादार अनुयायियों की सामान्य शिकायत नहीं है? क्या वे सभी रोहन मल्होत्रा के वफादार अनुयायी हैं? सहायक कियानी को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। रोहन मल्होत्रा ने सभी को शांत होने का इशारा किया। मैं इन मुद्दों को उठाने का कारण आप सभी के लिए बिना वजह परेशानी खड़ी करना नहीं है। देखें, रोहन मल्होत्रा ने बाईं ओर आधा फुट ऊंचे दस्तावेजों के ढेर की ओर इशारा किया। क्या ये वे नहीं हैं जो आपने पूरे नहीं किए? क्या आप इन्हें मुझे करने के लिए दे रहे हैं? अगर मैं इन सभी को पूरा कर दूं, तो प्रबंधकों का यहाँ क्या काम? रोहन मल्होत्रा की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई क्योंकि उनकी नज़र पूरे कमरे में घूमी। या आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि किस विभाग का सबसे ज्यादा बचा हुआ है, ताकि मैं उस विभाग के साथ सबसे ज्यादा बचे हुए काम के बारे में बात कर सकूं? प्रबंधकों के चेहरे बदल गए। वे दस्तावेज थे जो सहायक कियानी ने कहा था कि उन्हें उधार लेने की जरूरत है, फिर वह अचानक चले गए। वे रोहन मल्होत्रा की डेस्क पर कैसे पहुंच गए? क्या रोहन मल्होत्रा ऐसा व्यक्ति है जिसे आप उकसा सकते हैं? विजया कुरियन और लक्ष्मण मिश्रा, उनका क्या हुआ? या तो छोड़ दो या पागल हो जाओ। बस 2 दिन पहले, क्या किसी को उनकी एक कठोर नज़र से ही दिल का दौरा पड़ने की कगार पर नहीं पहुंच गया था? शैतान रोहन की भयावह प्रतिष्ठा अच्छी तरह से जानी जाती थी। वह हमारे साथ निजी बातचीत करना चाहता है। सहायक कियानी को अचानक एहसास हुआ कि कई लोग उनकी ओर देख रहे थे। उनकी नज़रें अब सद्भावना से भरी नहीं थी, बल्कि एक निश्चित ठंडक के साथ थीं। इन्हें ले लें, हर कोई हाल ही में बहुत थक गया है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाया और प्रबंधक जल्दी से अपने अपने हिस्से इकट्ठा करने के लिए बढ़े। भीड़ ने रोहन मल्होत्रा के प्रति कृतज्ञता महसूस की। वास्तव में, दूसरी बार सोचने पर, पिछले समय में रोहन मल्होत्रा उनके लिए काफी अच्छे थे। उन्होंने उनके काम में दखल नहीं दिया था या उन पर जल्दबाजी नहीं की थी। सहायक कियानी इतना खराब कैसे हो सकता है? आते ही व्यावहारिक रूप से रोहन मल्होत्रा को प्रत्येक विभाग में दोष ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा है। वास्तव में, काम की प्रगति पहले से ही निर्धारित समय से आगे है, लेकिन सहायक कियानी ने मुझे बताया कि इन्हें कल सुबह तक पूरा करना होगा। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी और सभी को सहानुभूतिपूर्वक देखा। मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमती विकास को समझाऊंगा और उनसे समय सीमा बढ़ाने के लिए कहूंगा। उनके शब्दों पर, प्रबंधकों ने रोहन मल्होत्रा को कृतज्ञता के साथ देखा, लेकिन जब उन्होंने सहायक कियानी की ओर देखा, उनकी आंखों में सतर्कता और यहां तक कि थोड़ी शत्रुता थी। कुछ तो चुपके से उसे घूर भी रहे थे। कमबख्त, सहायक कियानी ने मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसा। उसने जो जाल बिछाया था, उसे रोहन मल्होत्रा ने प्रबंधकों के खिलाफ एक योग मुद्रा चाल में बदल दिया था। यह नहीं चलेगा। श्रीमती विकास के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या वह, सहायक कियानी, अपने पहले दिन ही पूरी परियोजना का सार्वजनिक दुश्मन बन सकता है? सहायक कियानी ने जल्दी से सभी को मुस्कान दी। श्रीमती विकास का ऐसा मतलब नहीं था। श्रीमती विकास कह रही थी कि आपके विभाग का काम प्रबंधक रोहन के साथ पूरा किया जा सकता है। एक बार प्रबंधक रोहन पूरा कर लें, आप भी पूरा कर चुके होंगे, सब एक साथ जमा करें, इसमें कोई समस्या नहीं है ना? सहायक कियानी ने रोहन मल्होत्रा की डेस्क की ओर देखा, जहां अभी भी एक मोटा ढेर बचा था। निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं जो एक पल में पूरा हो सके। उन्हें लगा कि यह कहकर सब कुछ हल हो जाएगा। आप इनके बारे में बात कर रहे हैं? रोहन मल्होत्रा ने फाइलों के ढेर को थपथपाया और मुस्कुराया। आप इन्हें अब ले जा सकते हैं, मैंने इन्हें पूरा कर लिया है। पूरा कर लिया? सहायक कियानी स्तब्ध रह गए। लगता है सहायक कियानी सभी को आज रात देर तक रुकवाने वाले हैं, रोहन मल्होत्रा ने थोड़े अफसोस के साथ टिप्पणी की।
प्रबंधकों ने सहायक कियानी को ऐसी नज़रों से देखा जो दोस्ताना से ठंडी और अब नफरत के संकेत दिखा रही थी। हमें रोहन मल्होत्रा के साथ काम पूरा करने के लिए कह रहे हो? तुम नीच बदमाश। क्या हम रोहन मल्होत्रा की गति के साथ तालमेल रख सकते हैं? अध्याय 138। तुम ही लोग हो जो अलग थलग हैं। सहायक कियानी, मेरे लिए गया हिस्सा पूरा हो गया है। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, अपनी डेस्क के चारों ओर घूमे, डेस्कटॉप से दस्तावेजों का ढेर उठाया और उन्हें सहायक कियानी की बाहों में थमा दिया। वे इस अवधि में काफी थक गए हैं और काम पहले ही सबसे आगे बढ़ चुका है, तो अब उन पर और दबाव न डालें। रोहन मल्होत्रा ने सहायक कियानी के कंधे पर थपथपाया, एक सच्ची सलाह के साथ अपनी कप उठाई और भीड़ के बीच से गुजर गए। वह पेंट्री में पानी लेने जा रहे थे। लॉजिस्टिक्स प्रबंधक ने झुंझलाहट में अपने माथे पर थप्पड़ मारा। कमरे में एक वाटर डिस्पेंसर की कमी थी। इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सहायक कियानी ने रोहन मल्होत्रा को जाते हुए देखा, उनकी नज़र बदल गई। ये रोहन मल्होत्रा, ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, उन्हें सभी की आलोचना का निशाना बना रहा था। ऐसी छोटी मोटी चालें उनकी नज़र में हंसी के लायक भी नहीं थी, सबसे सती रणनीतियां। रोहन मल्होत्रा के जाने के तुरंत बाद सहायक कियानी को तुरंत प्रबंधकों के एक समूह ने घेर लिया। प्रबंधकों को तुम्हारी साजिशों या रणनीतियों की परवाह नहीं थी, उन्हें बस इतना पता था कि उन्होंने अच्छा काम किया था और नेतृत्व असहानुभूतिपूर्ण था। खासकर यह सहायक कियानी, जिसने उनकी पीठ पीछे जाने की हिम्मत भी की। सहायक कियानी, स्पष्ट रूप से समझाएं, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इसे सिर्फ देखने के लिए उधार ले रहे हैं? हाँ, आपने वह लिया और यहाँ प्रबंधक रोहन को मेरी शिकायत करने आए। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? हमने आपका अपमान नहीं किया, इसे स्पष्ट करें। अगर आप हमें ओवरटाइम करने पर जोर देते हैं, तो आपको हमारे साथ रहना चाहिए। कई प्रबंधक धर्मी आक्रोश से भरे थे, थूक उड़ाते हुए, और यहाँ तक कि सहायक कियानी को धक्का मुक्की करने लगे। शांत हो जाएं, सभी लोग कृपया। मेरी बात सुने, मुझे सुने। सहायक कियानी पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। रोहन मल्होत्रा गलियारे में टहल रहे थे, आराम से अपनी कप पकड़े हुए। मुझे परेशान करना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। इस परियोजना में मैं वह नहीं हूं जो अलग थलग है, बल्कि तुम हो। रोहन मल्होत्रा का मूड बहुत अच्छा था। पहली बार अपनी तरफ की ताकत महसूस करके वह वास्तव में उत्साहित थे। आंकड़े पूरे प्रबंधक स्तर के दैनिक कार्यों का समापन, 1 अंक जोड़ा गया, वर्तमान कुल अंक 1, अगले स्तर उप महाप्रबंधक स्तर से 99 अंक दूर। रक्तकमल की आवाज अचानक गूंजी। रोहन मल्होत्रा अपने कदमों पर रुक गए, पलकें झपकाते हुए। ये स्कोरिंग घोषणा काफी मनमानी थी, उस समय नहीं दी गई बल्कि एक देरी के साथ। यह एक तरफ, केवल 1 अंक। वे दस्तावेज, जो स्पष्ट रूप से निपटने में परेशानी भरे थे, यहां तक कि रक्तकमल की मदद से, ये बहुत कम था। साथ ही, अगला स्तर उप महाप्रबंधक स्तर है। क्या यह महाप्रबंधक नहीं होना चाहिए? तो ये श्रीमती विकास का पद है जिसका मैं लक्ष्य बना रहा हूं। श्रीमती विकास का कार्यालय। उप महाप्रबंधक की भौहों में गुस्से की हल्की छाया थी। ये सहायक कियानी, वह क्यों नहीं आया, कहां भाग गया? जब वह वापस आएगा, मैं उसे अच्छे से डांटूंगी। जैसे ही वह सोच रही थी, दरवाजा खुला और एक आकृति जल्दी से अंदर आई। श्रीमती विकास का चेहरा और भी भयावह हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद था जब अधीनस्थों में शिष्टाचार की कमी होती थी। क्या तुम दरवाजा खटखटा नहीं सकते? श्रीमती विकास ने सहायक कियानी को देखकर डांटा, फिर उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तुम्हें क्या हुआ? हमेशा सजा धजा रहने वाला सहायक कियानी। अब उसकी कमीज सिलवटों से भरी थी, बाल बिखरे हुए, माथा पसीने से तर और चेहरे पर घबराहट भरा भाव, अभी भी दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े हुए। श्रीमती विकास। सहायक कियानी ने श्रीमती विकास को देखा, जैसे कोई परिवार का सदस्य देख लिया हो। लगभग आंसुओं में वे विद्रोह कर रहे हैं। अल्पविराम। सहायक कियानी को शांत करने के बाद श्रीमती विकास अपनी डेस्क के सामने बैठी। उनके सामने दस्तावेजों का एक ढेर रखा था। उन्होंने उन्हें ध्यान से समीक्षा की, समय समय पर भौहें सिकोड़ते हुए। ये वे परियोजना दस्तावेज हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। सामग्री में बहुत सारे सांख्यिकीय और कानूनी मुद्दे शामिल हैं। जब तक किसी के पास गहन ज्ञान का भंडार न हो या अर्थशास्त्र और कानूनी मामलों में निपुण कई सहायकों की मदद न हो, इसे निपटाना अत्यंत परेशानी भरा हो सकता है और इसमें बहुत समय और ऊर्जा लगेगी। यहाँ तक कि उनके लिए, जो 1-2 दशक से कार्यस्थल में थे, आधे दिन के भीतर सब कुछ संसाधित करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। आपने ये रोहन मल्होत्रा को कब दिए और उन्होंने इन्हें कब पूरा किया? विकास यादव ने पूछा। नहीं रह सका। कुल मिलाकर इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगे, सहायक कियानी ने याद किया और सावधानी से जवाब दिया। 2 से 3 घंटे। विकास यादव की नज़र सिकुड़ गई। ये रोहन मल्होत्रा वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा था। विनय गुप्ता ने ये पात्र कहाँ से ढूंढा? कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु सुरेंद्र कायस्थ भी उनकी चिकनी बातों से प्रभावित हो गए। हमने उसे कम आंका। विकास यादव ने एक दस्तावेज बंद किया और गंभीर स्वर में कहा।
सहायक कियानी की प्रतिक्रिया को मिलाकर यहां तक कि सुपरवाइजर भी रोहन मल्होत्रा का पक्ष ले रहे थे। स्थिति गंभीर थी और वास्तव में निपटना मुश्किल था। यहां तक कि अगर तुम हनुमान हो, इंद्र का सिंहासन तोड़ने के बाद मैं तुम्हें पंचपर्वत के नीचे दबा दूंगी ताकि तुम उलट न सको। विकास यादव की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने गहरी आवाज में बोला। सहायक कियानी उनके बगल में था और विकास यादव के चेहरे को देखकर अपनी गर्दन सिकोड़ नहीं सका। लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए वह भी इतना निराश था कि उसके दांत खुजलाने लगे। श्रीमती विकास, मैं पहले उसका सामना करूं, रोहन मल्होत्रा की परेशानी ढूंढूं और उनकी वास्तविकता का परीक्षण करूं। सहायक कियानी ने खुद को रोक नहीं सका और सुझाव दिया। विकास यादव ने उसकी ओर देखा। ठीक है, विकास यादव ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात कोई बात नहीं हुई। अगले दिन सहायक कियानी ने परियोजनाओं में रोजाना समस्याएं निकालना शुरू कर दिया। चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी हों, वह हमेशा समस्याएं ढूंढ लेता था। और फिर श्रीमती विकास का झंडा लहराते हुए उसने रोहन मल्होत्रा को उन्हें ठीक करने का आग्रह किया। इस तरह का कार्य, लोगों को इधर उधर भेजना, सहायक कियानी को बहुत संतुष्टि देता था। ये कार्य तुम, उप महाप्रबंधक, की जिम्मेदारी के तहत हैं। तुम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? रोहन मल्होत्रा को इधर उधर भागते देख उसे आराम महसूस हुआ। लेकिन फिर सहायक कियानी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ गलत था। उसके पास जंग लियां की योजना थी, लेकिन रोहन मल्होत्रा ने दीवार पर सीढ़ी का उपयोग शुरू कर दिया। समस्याएं आई, है ना? ठीक है, एक नेता के रूप में मुझे उनके अनुसार निपटना चाहिए, लेकिन हर समस्या के लिए हमेशा एक विभाग था जिस तक इसका पता लगाया जा सकता था। अगर ऐसा था तो मैं पूरे विभाग को शामिल करूंगा, सभी को एक साथ समस्या हल करने के लिए खींच लूंगा। कई बार इधर उधर के बाद रोहन मल्होत्रा अचानक एक ऐसे नेता बन गए जो अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर कष्ट सहते थे। जबकि सहायक कियानी वह व्यक्ति बन गया जो बिना वजह परेशानी पैदा करता था और सभी को असहज करता था। जब तक सहायक कियानी को इसका एहसास हुआ, तब तक कई लोगों ने उसकी ओर शत्रुतापूर्ण नजरें डालनी शुरू कर दी थी, और इसमें सिर्फ सुपरवाइजर ही नहीं थे, मुख्य थे कर्मचारी। अब सहायक कियानी गलियारों में चलते समय चारों ओर से शत्रुतापूर्ण नजरें महसूस कर सकता था। उसे कर्मचारियों की विशाल बहुसंख्या ने दोषी ठहराया था। ये सहायक कियानी, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, हमें इधर उधर करने के लिए भेज रहा है, वह बस भयानक है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि वह प्रबंधक बनना चाहता है और सत्ता हथियाना चाहता है। उसके जैसे व्यक्ति के प्रबंधक होने पर क्या हम ठीक रह सकते हैं? प्रबंधक रोहन छोटी मोटी बातों पर हंगामा नहीं करते और छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन ये कियानी, वह बस एक परेशानी पैदा करने वाला है। एक हफ्ते से भी कम समय में सहायक कियानी को अचानक पता चला कि वह जहां भी जाता, वहां उसे कोसने वाली आवाजें सुनाई देती थीं। कियानी पूरी तरह से घबरा गया। उसने अब और नुक्स निकालने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन ऐसा लग रहा था कि यहां तक कि विकास यादव भी शांत हो गई थी। हालांकि रोहन मल्होत्रा जानते थे कि शांति के पीछे एक बड़ा तूफान आ रहा था। सप्ताहांत आ गया। सहायक कियानी के साथ खेलने के एक हफ्ते बाद रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार सप्ताहांत की शांति का वास्तव में आनंद लेने की योजना बनाई। लेकिन शनिवार की सुबह जल्दी उनके दरवाजे को इतनी जोर से पीटा गया कि ऐसा लग रहा था कि वह टूट जाएगा। बाहर एक आवाज चिल्ला रही थी, रोहन मल्होत्रा, दरवाजा खोलो। ये हरीश तिवारी की आवाज थी। अध्याय 139, क्या मेरे बंस मुफ्त में खाए जाते हैं? दीदी, क्या आप थोड़ा हल्के से खटखटा सकती हैं, कृपया? मेरा दरवाजा आपके पीटने से टूटने वाला है। रोहन मल्होत्रा ने उबासी लेते हुए दरवाजा खोला, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए। हाँ, अगर मैं इस तरह नहीं खटखटाती तो तुम्हें सुनाई भी नहीं देता, हरीश तिवारी ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा और लापरवाही से कुछ का एक बैग उछाल दिया। रोहन मल्होत्रा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उन्होंने इसे पकड़ लिया। तुरंत उनका बायां हाथ इतना गर्म हो गया कि वे इसे लगभग गिरा देते, फिर इसे दाएं हाथ में ले लिया। भाप उठ रही थी और साथ ही सुगंध भी। यह क्या है? रोहन मल्होत्रा अब पूरी तरह जाग गए थे, हैरानी और गुस्से में चिल्लाते हुए। क्या तुम्हें खुद नहीं दिखता, बंस? हरीश तिवारी ने ठंडेपन से फुफकारा। मुझे पता है ये बंस हैं। रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से उन्हें मेज पर फेंक दिया, अपने हाथों को रगड़ते हुए। क्या तुम सुबह सुबह मेरे दरवाजे को मारने के लिए सिर्फ बंस लाने आए हो? कितने दयालु हो तुम। हरीश तिवारी आराम से अंदर चली, हाथ बांधे, एक शरारती मुस्कान के साथ। किसी ने मुझसे कहा कि पड़ोस के आलसी सुअर को खाना खिलाऊं, तो मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता खरीदने दौड़ी। क्या ये दयालुता नहीं है? दयालुता मेरी मरी। रोहन मल्होत्रा गुस्से में थे, लेकिन फिर पलकें झपकाकर उन्हें एहसास हुआ, वैशाली को आज कुछ काम है। हमेशा वैशाली खन्ना ही नाश्ता पहुंचाती थी, लेकिन आज अचानक इसे हरीश तिवारी को सौंप दिया गया। वह लड़की अब क्या कर रही थी? हाँ, उसने कहा कि उसे कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और वह कल रात वापस नहीं आई। हरीश तिवारी ने सिर हिलाया।
कितनी गैर जिम्मेदार। रोहन मल्होत्रा को थोड़ा उदास महसूस हुआ और उन्होंने हरीश तिवारी की ओर देखा। खासकर हरीश तिवारी को नाश्ता पहुंचाने देना, ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदार था। वैशाली को वाकई हिम्मत थी, आखिरकार वह उनकी संगठन में एक प्रमुख निवेशक थे, आधे मालिक, वह ऐसा कैसे कर सकती थी। सिर्फ बंस। रोहन मल्होत्रा को उदासी और थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। उन्होंने अपने लिए एक कप पानी डाला और एक बंस का कौर लिया, गहरी भौहें सिकोड़ते हुए। गाजर की भराई। उन्हें गाजर पसंद नहीं थी। ये घृणा भरा लुक हरीश तिवारी की नजरों से नहीं बचा। उन्होंने ठंडेपन से फुफकारा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें कुछ खाने को मिला। जल्दी खाओ, हम थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं। उनका लहजा किसी भी आपत्ति की अनुमति नहीं देता था। हम बाहर किस लिए जा रहे हैं? रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ी। हम प्राचीन नीलम बाजार जा रहे हैं, मुझे कुछ खरीदना है उपहार के लिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए है, एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार। हरीश तिवारी ने अपनी पतली कमर पर हाथ रखे, खिंचाव लिया, और उनकी उभरी छाती ने उनकी ब्लाउज को तान दिया, एक निर्विवाद प्रलोभन। मुझे वाकई कोई और खाली नहीं मिला, तो तुम ही हो। मेरा बंस मुफ्त में नहीं है, तुम्हें पता है, हरीश तिवारी ने कहा। स्पष्ट रूप से यह भाप में पकी रोटी थी। रोहन मल्होत्रा ने बंस का एक बड़ा कौर लिया और उभरी भाप की रोटी की ओर देखा। इस तरह देखने पर शायद गाजर की भराई इतनी बुरी नहीं थी। इंद्रपुर अपने नीलम के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रपुर के प्राचीन नीलम बाजार में लेन देन नीलम केंद्रित हैं, पत्थरों पर जुआ खेलना लोकप्रिय है, और कहा जाता है कि थोड़ी सी किस्मत और तेज नजर के साथ कोई कुछ 100 या 1000 रुपये में जुआ खेल सकता है और लाखों या 10 लाख रुपये की कीमत का नीलम निकाल सकता है। बेशक, ये सिर्फ वही कहते हैं। रोहन मल्होत्रा इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। दूसरी ओर हरीश तिवारी पूरी तरह से इन पर विश्वास करती थी। हमारा इस बार का मिशन कुछ अच्छे, असली नीलम के सामान खरीदना है, क्योंकि मैं उन्हें उपहार के रूप में देना चाहती हूँ। हम पत्थरों पर जुआ खेलने की भी कोशिश करेंगे। कल्पना करो, अगर हम प्रीमियम नीलम निकाल लेते हैं तो हम बन जाएंगे। रास्ते भर हरीश तिवारी ने उत्साह से अपने हाथ रगड़ते हुए रोहन मल्होत्रा के लिए अपनी आदर्शवादी कमाई की तस्वीर खींची। कुछ 1000 रुपये मजे के लिए खर्च करो, और अगर वे भाग्यशाली हुए और शीर्ष गुणवत्ता का सामान मिला, तो वह अपने लिए एक जोड़ी नीलम के कंगन बनाएगी और बाकी को नक्काशी करके उपहार के लिए दे देगी। बिल्कुल सही। हरीश तिवारी की आंखें उत्साह से नाच रही थीं, जैसे कि उन्होंने पहले ही असाधारण नीलम निकाल लिया हो और अपनी नाजुक, गोरी कलाइयों पर कंगन पहनने वाली हों। रोहन मल्होत्रा ने किनारे से हंसते हुए देखा। पत्थरों पर जुआ खेलने और सैकड़ों को लाखों में बदलने की सारी बातें, ये सब नीलम के स्टॉल धारकों से सीधे निकली लगती थी, ज्यादातर शायद लोगों को ठगने के लिए झूठ। वे लोग, हर एक तेज और अनुभवी, गुणवत्ता के लिए तेज नजर रखने वाले, अगर कोई अच्छा सामान होता तो पहले ही उसे ले चुके होते और खोल चुके होते। हालांकि रोहन मल्होत्रा वास्तव में अपनी बगल की खूबसूरत महिला के साथ इन चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते थे। हरीश तिवारी वैशाली खन्ना की तरह नहीं थी। वह उग्र, जिद्दी थी और शायद ही कभी सलाह मानती थी, विशेष रूप से मजबूत विश्वासों के साथ। वैशाली कहीं बेहतर है, रोहन मल्होत्रा ने संतुष्ट होकर सोचा। लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने फिर भी रक्तकमल को बुलाया। रक्तकमल, पत्थरों पर जुआ खेलने की जानकारी खोजो, उन्होंने अनुरोध किया। जल्दी या देर से हरीश तिवारी निश्चित रूप से उनकी मदद मांगेंगी, तो वह पहले से तैयार हो जाएं। रोहन मल्होत्रा के लिए पत्थरों पर जुआ खेलना उतना ही मजेदार लगता था जितना खरबूजे को उनकी त्वचा से चुनना भीतर के गूदे का अनुमान लगाना। खोजे बिना उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बार खोजने पर वे हैरान रह गए। रक्तकमल द्वारा उनके दिमाग में डाली गई जानकारी वास्तव में चौंकाने वाली थी। इस क्षेत्र में ज्ञान का दायरा विशाल था। रक्तकमल ने जो खोजा, वह निस्संदेह पूरे नेट पर सबसे गुप्त और अनसुनी विधियां थीं। नीलम के पत्थरों का आकलन करने की देखो, सूंघो, पूछो और काटो विधि ने रोहन मल्होत्रा को लगभग विश्वास दिला दिया कि वह आयुर्वेद की गाइड पढ़ रहे हैं। पत्थर की रेत की त्वचा और बनावट को देखकर बिना किसी उपकरण के गुणवत्ता का आकलन करने के 1 दर्जन से अधिक तरीके थे। सामान्य लोगों को इसे याद करना पड़ता, बार बार अभ्यास करना पड़ता, और सफलता और असफलता के माध्यम से अनुभव जमा करना पड़ता, धीरे धीरे गुणवत्ता के लिए अपनी नज़र को तेज करना पड़ता। रोहन मल्होत्रा के लिए नहीं। रक्तकमल द्वारा प्राप्त कोई भी ज्ञान, जब उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता, तुरंत महारत के स्तर तक पहुंच जाता। अभी रोहन मल्होत्रा केवल अपने क्षितिज को विस्तृत करना चाहते थे, और उन्होंने अभी तक रक्तकमल से ज्ञान को सहेजने के लिए नहीं कहा था। जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करना कहीं अधिक प्रभावशाली था। जब समय आएगा, तुम चुनो। अगर तुम गलत चुनते हो तो इसे मेरा नुकसान मानो, लेकिन अगर तुम सही चुनते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा से लापरवाही से कहा। उनके दिल में वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। रोहन मल्होत्रा को नीलम के बारे में समझ हो ही नहीं सकती, है ना? शायद मुझे वाकई समझ है, उन्होंने मन ही मन सोचा, और मैं इसमें निपुण भी हूं।
हाँ, किसने सोचा था कि मैंने एक मास्टर को काम पर रख लिया है। फिर मेरे लिए एक अच्छा चुनना सुनिश्चित करो। 1 लाख से शुरू होने वाला नीलम, हरीश तिवारी ने मुस्कुराते और हंसते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी के मजाक पर बस मुस्कुराया। रक्तकमल की मदद से वह प्राचीन वस्तुओं की सत्यता भी पहचान सकते थे। प्राचीन वस्तुओं की बात करें तो क्या उन्हें बाद में देखना चाहिए कि क्या वह कोई सौदा ढूंढ सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से सोचा। दोनों पहले मेट्रो से गए और फिर पैदल चलकर अंततः प्राचीन नीलम बाजार पहुंचे। उन्होंने दूर से ऊंचे मेहराब को देखा, प्राचीन शैली की इमारतें और दोनों तरफ की हलचल भरी भीड़ के साथ सड़क पर तरह तरह की जिज्ञासाएं। दोनों ही इस दृश्य से उत्साहित थे। क्या आप दोनों यहाँ प्राचीन वस्तुएं चुनने आए हैं या नीलम के पत्थर चुनने? वे इधर उधर देख रहे थे जब अचानक उनके पीछे से एक आकर्षक आवाज सुनाई दी। रोहन मल्होत्रा और हरीश तिवारी ने मुड़कर देखा तो पाया कि उनके पीछे 3 लोग खड़े थे। नेता एक उनकी उम्र का पुरुष था, सुंदर, चमकती आंखों वाला, हरीश तिवारी को एक आकर्षक मुस्कान के साथ गौर से देख रहा था। तुम्हारा दोस्त? रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी से हैरानी में पूछा। मुझे लगा वह तुम्हारा दोस्त है, हरीश तिवारी ने आश्चर्य में कहा। उनमें से कोई भी उस पुरुष को नहीं जानता था। मेरा नाम सूरज राय है और अब हम परिचित हो गए, है ना? सूरज राय ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखें उत्साह से हरीश तिवारी की ओर हाथ बढ़ाते हुए। वह स्पष्ट रूप से उन पर डोरे डाल रहा था। श्री सूरज तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। सूरज राय के पीछे एक महिला ने कुछ खट्टे स्वर में, व्यंग्यात्मक रूप से आग्रह करते हुए कहा, जल्दी करो। ऐसा लग रहा था जैसे ये हाथ मिलाना रोहन मल्होत्रा और अन्य लोगों पर एक बड़ा सम्मान था। तुरंत हरीश तिवारी का चेहरा उदास हो गया। अध्याय 140, मेरे पास मास्टर रोहन हैं। हरीश तिवारी की भौहें तन गईं और उन्होंने उस महिला की ओर देखा। हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस महिला ने उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में बात की थी, जिससे हरीश तिवारी में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी और वे बढ़े हुए हाथ के प्रति उदासीन रहीं। चेतना शर्मा, ये कैसा लहजा है? सूरज राय ने हल्के से भौहें सिकोड़कर डांटा। चेतना शर्मा नाम की महिला ने मुंह बनाया और चुप हो गई। यह मेरी दोस्त है और मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं, सूरज राय ने कहा। उनकी मुस्कान धूप की तरह गर्म थी और उन्होंने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। महोदया, आप बहुत परिचित लगती हैं, इसलिए मैं आपसे जान पहचान करना चाहता था। हरीश तिवारी न केवल गेमिंग पेशेवर शकल में एक स्टार थी, बल्कि उनके पास सुपर इंटरनेट सेलिब्रिटी का प्रभावशाली खिताब भी था। हालांकि वह मेकअप में निपुण थीं और अपने हेयर स्टाइल बदलना पसंद करती थीं। कहते हैं कि एक महिला का मेकअप एक तरह का छलावा है, सुंदरियां सुंदर ही रहती हैं, लेकिन वर्तमान हरीश तिवारी को पहचानना मुश्किल था। इसलिए जब सूरज राय ने कहा कि वह परिचित लगती हैं, तो यह शायद सिर्फ एक घिसा पिटा छेड़छाड़ का वाक्य नहीं था। हरीश तिवारी ने सिर हिलाया। जिसने उनका अपमान किया था वह महिला थी, न कि उनके सामने खड़ा ये पुरुष। ये पुरुष विनम्र और शालीन था, शायद उनकी प्रशंसक भी हो सकता था। चूंकि वह इतनी जिद से हाथ मिलाना चाहता था, तो वह उसका मान रखेंगी। हरीश तिवारी ने अपनी नाजुक हथेली उठाई, प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि उनके हाथ छू पाते, हरीश तिवारी को एक तरफ धकेल दिया गया। रोहन मल्होत्रा उत्साह से भरे थे, उनके हाथ सूरज राय के हाथों को मजबूती से पकड़े हुए थे। श्री सूरज, है ना? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए अपना परिचय दिया, रोहन मल्होत्रा। सूरज राय हक्का बक्का रह गया और हंसा, कुछ अनिच्छा से रोहन मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया। हरीश तिवारी। दोनों पुरुषों के हाथ मिलाने के पल का फायदा उठाते हुए हरीश तिवारी ने सिर हिलाया। अपना नाम बताने के बाद अब हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। सूरज राय का चेहरा सामान्य हो गया क्योंकि उन्होंने अपने पीछे के 2 व्यक्तियों का परिचय दिया, जगदीश राव, चेतना शर्मा। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनके परिधान और व्यवहार से स्पष्ट था कि ये तीनों व्यक्ति साधारण नहीं थे। ये सूरज राय अपने आप को शालीनता से प्रस्तुत करता था, और हालांकि वह लक्ष्य लाल के स्तर तक नहीं था, वह औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर था और स्पष्ट रूप से उसे शिष्टाचार प्रशिक्षण प्राप्त था। जगदीश राव कुछ घमंडी और अहंकारी लग रहा था। उसकी आंखें हरीश तिवारी को देखते समय कुछ लालची थीं। वह उस तरह का दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था जो एक अराजक राक्षस था। जहां तक चेतना शर्मा की बात है, सूरज राय के प्रति उसका रवैया स्पष्ट रूप से विशेष था, लेकिन ये काफी दिलचस्प था कि वह सूरज राय को किसी और पर डोरे डालते हुए देखकर खड़ी रह सकती थी। जब रोहन मल्होत्रा उन्हें आंक रहे थे, सूरज राय और जगदीश राव भी हरीश तिवारी का मुआयना कर रहे थे। आज हरीश तिवारी ने परिपक्व और आकर्षक ढंग से कपड़े पहने थे। उनकी कद काठी लंबी और सुडौल थी, उनकी कमर शायद साइज की थी, छाती कम से कम 36D, उभरे हुए नितंब और काले स्टॉकिंग्स में लिपटी एक जोड़ी टांगें जो तनी हुई और सीधी थी, उन्हें एक ईश्वरीय मॉडल जैसी आकृति के रूप में प्रस्तुत करती थीं। उनके बगल में चेतना शर्मा भी एक सुंदर महिला थी, लेकिन तुलना करने पर एक स्पष्ट अंतर था।
सड़कों पर बहुत सारी महिलाएं और कई सुंदरियां होती हैं, लेकिन हरीश तिवारी जैसी शानदार महिला दुर्लभ होती है। इसलिए सूरज राय ने जल्दी से उनके पास जाकर अभिवादन किया। चेतना शर्मा ने जगदीश राव की ओर देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं, और फिर सूरज राय को उनकी अतिप्रवाहित मुस्कान के साथ देखा। उनके चेहरे पर ईर्ष्या स्पष्ट से अधिक थी। हरीश तिवारी की ओर उनकी नज़र और भी अधिक शत्रुतापूर्ण थी। और रोहन मल्होत्रा, उन्हें सभी ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। भाई सूरज, आपने पहले पूछा था कि क्या हम प्राचीन वस्तुएं या नीलम ढूंढ रहे हैं। क्या आपका परिवार यहाँ कोई दुकान चलाता है? रोहन मल्होत्रा हरीश तिवारी के सामने खड़े होकर मुस्कुराए, अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश करते हुए। सूरज राय चौंक गया, फिर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं भी यहाँ बाजार घूमने आया हूँ और कुछ नीलम चुनने। मुझे कुछ और का नहीं पता, लेकिन इसमें मेरी नज़र अच्छी है, सूरज राय ने काफी गर्वित स्वर में कहा। श्री सूरज, क्या वह नीलम मूल्यांकन के मास्टर नहीं हैं? क्यों ना आप हमारे साथ थोड़ा समय बिताएं और हमारे लिए एक कच्चा पत्थर चुनें। अगर श्री सूरज आपके लिए चुनते हैं तो आपको लाभ की गारंटी है, कोई नुकसान नहीं। जगदीश राव ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी आंखें अभी भी हरीश तिवारी पर भटक रही थीं। हाँ, आपको मौका पकड़ना होगा। अगर आप श्री सूरज को खुश कर देते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। चेतना शर्मा ने व्यंग्यात्मक ढंग से हरीश तिवारी के प्रति पूरी तरह से ईर्ष्या से भरे हुए नकली स्वर में कहा। आपका वह उपनाम काफी दुस्साहसी है, हरीश तिवारी ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा। चेतना शर्मा का रवैया देखकर उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपनी ठुड्डी उठाई और रोहन मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया, तंज कसते हुए, ये तो बस नीलम पर जुआ है। मेरे पास तो अपना मास्टर है ना? सही कहा, मास्टर रोहन। हरीश तिवारी को उनके चेहरे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जहां तक पत्थरों पर जुआ खेलने की बात थी, ये तो बस थोड़ा मजा था, लेकिन वे इसे ऐसा बना रहे थे जैसे आपको किसी ताकतवर व्यक्ति से चिपकना पड़ता हो। ओबाव! उनके शब्दों ने सूरज राय और जगदीश राव को रोहन मल्होत्रा की ओर दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। पूरी तरह साधारण रोहन मल्होत्रा चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान के साथ किसी सामान्य राहगीर की तरह लग रहे थे। मास्टर, उनके साथ? सूरज राय ने चेहरा संयत रखा, लेकिन जगदीश राव और चेतना शर्मा हंसी रोक नहीं पाए, उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। श्री सूरज की उम्र के आसपास, लेकिन क्या आपके पास श्री सूरज का पारिवारिक बैकग्राउंड है और आप खुद को मास्टर कहते हैं? ये शकल इतना छोटा है, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता है, कोई भी अज्ञात नहीं है। सुंदरी, यह आपका पहला मौका है ना? आपको वाकई नहीं पता कि हमारे श्री सूरज कितने प्रसिद्ध हैं। जगदीश राव ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा। सूरज राय ने हाथ उठाकर जगदीश राव को रोका, चेहरे पर मुस्कान के साथ। ऐसा करें, अंदर टहलें, लेकिन ये याद रखें, कोई नीलम ना खरीदें। आसपास पूछ लें कि क्या स्टॉल मालिक मुझे जानते हैं। सूरज राय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पीढ़ी के कुछ दोस्त मुझे श्री सूरज कहकर चापलूसी करते हैं, ये बस एक खोखला खिताब है। लेकिन अगर आप वाकई मुझे ढूंढना चाहते हैं तो यह आसान है, नीलम जुआ क्षेत्र में जाएं। मैं वहां होऊंगा, और मेरे एक बुजुर्ग भी वहां होंगे। अगर आप आते हैं तो आप